चलो अब आज गो थ्रू करते हैं इस कंप्लीट सेकंड असाइनमेंट से प्रोबेबिलिटी की। तो आज वाली असाइनमेंट के में जो क्वेश्चंस जो अब हम करेंगे, तो कोई याद रखना, हमने क्लास में सुना है और क्लियरली सुना और बिठा लो माइंड में। बहुत बेवकूफ़ बनाएंगे आईआईटी के नाम पे, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हमारे सामने ला के रखेंगे। तो याद रखना, इट इज़ वेरी ईजी। 10th के बच्चे को देखो, 9th में किसी को अगर 10th का सिलेबस दिखाओ तो उसको अच्छा ही लगता है, उसको लगता है कि मैं कितना आगे बढ़ गया। 9th के सिलेबस में 9th को हैंडल कर पाना इज़ रियल प्रिपरेशन, कि हमारी स्ट्रेंथ बनी। वैसे ही 10th के सिलेबस में 10th को प्रिपेयर कर पाना, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी है। जो हमें स्कूल की बुक्स में प्रोबेबिलिटी करवाई गई है, बहुत छोटा सा पोर्शन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा अलग है, बहुत ही माइनर, नेग्लिजिबल। अगर उसको छोड़ भी जाओगे तो भी इतनी टेंशन नहीं, पर हम करेंगे। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी जो हमने 11th में और 12th में करी, दैट इज एग्जैक्टली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली उसी सेंस के साथ करता हूं जो हमें स्कूल की बुक्स में गिवन है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी में अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल मास्टरी के जोन में लाना इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियरली अ पॉसिबिलिटी। तो काम क्या था कि हम लोग जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए गए उनको हमने हैंडल कराओ। तो वो हैंडलिंग जो है ना, वो हमने खुद करनी थी अपने आप। देखो काम क्या था, अब थ्योरी करवा दी मैंने, उसी थ्योरी पे इतने दिन लगाए, इतने दिनों से अब बिल्कुल ट्रू मैथ में सारी हमने क्लासेस अटेंड करी। तो हमने एक प्रोबेबिलिटी का लॉजिक बनाया कि सोचना कैसे, मैं कैसे सोच रहा हूं, कैसे बताया क्वेश्चंस को अटैक कैसे करना है। तो अगर कहीं पे भी मिस करा है तो कोई वरिड होने की जरूरत नहीं। अब देखो इस डिस्कशन के थ्रू हर वो पॉइंट जो मिस करा है उसको नोटिस करना। देखो पैनिक होने से कुछ नहीं होता। काम क्या है कि हम लोग ना, वी हैव टू हिट द सेम वॉल अगेन एंड अगेन, कि हम लोग कहां पे कमी हमारी बनी। हमें क्वेश्चन देखते ही करंट लगना चाहिए कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है, तो हमारी राइट प्रिपरेशन है। तो चलो अब आज का काम क्या है, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी की जो हमने असाइनमेंट करी उसके सारे क्वेश्चंस को हैंडल करना। तो एक एक क्वेश्चन अब साथ में आएगा, उसको देखते जाते हैं। अब देखो सेंस क्या था इस क्वेश्चन का, कि हमें क्या गिवन था, बिल्कुल याद रखो जो हमने डाइस वाला क्वेश्चन वैसे ऑर्डिनरली करा हुआ है, ये उसी का ही एक हल्का सा चेंज्ड फॉर्मेट था, कुछ अलग बात नहीं थी। हमें गिवन था कि ए एंड बी प्ले अ गेम ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस। अब की बार डाइस का पेयर फेंका। ए विंस if he obtains a sum of 6 and B wins before B obtains a sum of 7। पर सिंपली A और B अपनी अपनी बारी चल रहे हैं और शुरू किसने करा, if A begins the game, तो find the probability that A is winning the game। तो A, अब हमें याद है कि क्या सिखाया कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में रट लो, सबसे पहले वहीं से अपना ट्रैक यही बनाना है कि जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लिख लो। बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको रिक्वायर्ड अपॉन टोटल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, जो हमने 11th में देखा। तो मैंने तब भी कहा था कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज इज एक्चुअली द फर्स्ट पेज बट द टफेस्ट पेज इन प्रोबेबिलिटी। जो अब हमने 12th में करा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बेस थ्योरम, वो सब जो हैं वो हमें ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्वेश्चन अगर उस पर बेस्ड आएगा तो वहीं से करेंगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। मुझे ए को जिताना है, तो अब मेरे मन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि ए कैसे कैसे जीतेगा। या तो ए पहली बारी में डाइस फेंक दे और जीत जाए, या फिर पहली बारी में ए हार जाए, पी ए बार, पर जिताना हमने ए को ही है, तो बी भी हारे और फिर ए जीत जाए। या फिर ए हारे, बी हारे, ए हारे, फिर बी हारे, फिर ए जीत जाए, और ऐसे फिर बिल्कुल सब्सिक्वेंटली बनता रहेगा। तो ये क्या बनी, इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें पी ए कितना है, ए पी ए का मतलब क्या है कि ए ने डाइस फेंका और उसका 6 आ गया, सम 6 आ गया। सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाइस में, 5 केसेस बनते हैं, 1 4 सिंपली 2 4 4 2 3 3 और 5 1 1 5। तो 5/36 बनी ए के आने की प्रोबेबिलिटी, पहली बारी में ए जीत जाए। या फिर पहली बारी में ए हार जाए 31/36 और बी भी हारे। बी कब जीतता, जब बी का 7 आ जाता। तो बी का 7 आने का मतलब जो सम ऑफ डाइस का बने वो 7 बने, 7 के केसेस बनते हैं 6, तो बन जाता सिंपली बी को हराना है, तो इसलिए 30/36 और फिर ए जीत जाए। ए जीते या फिर ए हारे, बी हारे और ए जीते, या फिर ए हारे बी हारे, इसका स्क्वायर हो गया, मतलब ए हारे बी हारे फिर ए हारे फिर बी हारे और फिर ए जीत जाए, एंड सो ऑन। तो ये बनी इनफाइनाइट जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म ए ये रहा और आर ये रहा। तो सिंपली हमने ए अपॉन 1 - आर कर देना था। ये थी प्रोबेबिलिटी ए विंस। तो प्रोबेबिलिटी बी विंस दो ही चीज़ें थी, या तो 1 - प्रोबेबिलिटी ये कर लेते या फिर उसकी भी जीपी बना देते, बिल्कुल शुरू से प्रोबेबिलिटी बी विनिंग वाली। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का। सेकंड में हमें बिल्कुल सेम ही कहानी दी गई, इसलिए उस पर इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे।
हमें सिंपली दिया गया 3 कॉइन्स हमने टॉस करे, फर्स्ट वन टू थ्रो अहेड विंस था, तो सिंपली अब ए कैसे जीतता, हमें क्लैरिटी है कि ए कैसे जीतता कि पहली बारी में ये जीत जाए, या फिर ए हारे, बी हारे, सी हारे, फिर ए जीते एंड सो ऑन। तो अब ये हमें आता था, या तो पहली बारी में ए जीत गया, या ए हारा, बी हारा, सी हारा और फिर ए जीत गया। तो दिस वॉज अगेन एन इनफाइनाइट जीपी। ऐसे ही बी की भी हम सीरीज बनाना जानते थे। बी अब हम चाहते हैं कि बी जीते, तो बी कैसे जीतता, या बी जीतता अपनी पहली बारी में ही, उसके लिए ए हारता और बी जीत जाता, या फिर बी जीतता अपनी सेकंड बारी में ही। पता बच्चे इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज कैसे होते हैं, वो कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि वो केसेस बनाने लग जाते हैं। ए जीते, क्या पता ए हार जाए, बी जीत जाए, सी हार जाए एंड व्हाटएवर, मतलब उनको समझ नहीं आता कि एंटर कैसे करना है। तो उसके लिए रटाएं हमने क्लास में इतनी ज़्यादा बार कि हर बार इन क्वेश्चंस में पहले ऐसे लिख लेते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी एक्चुअली फाइंड किस चीज़ की करनी है। उससे क्या होता है कि हमारा पाथ कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये इतना परफेक्शन वाला टॉपिक है, जैसे बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में अच्छे रोएंगे। प्रोबेबिलिटी का हमने पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं करना। बोर्ड्स में कुछ भी आएगा हमारा वो इजीली सॉल्व होगा इन 2-3 मिनट्स, और आईआईटी में एडवांस तक भी जो क्वेश्चन आएगा दे आर ऑलवेज वेरी सिंपल। हमने करे भी हैं पिछले दिनों डिस्कस। तो एग्जैक्टली बस इस पाथ को फॉलो रखो। ये सेम तरह का था, हमें दिया गया कि ए बी सी 3 पर्सन्स हैं, द फर्स्ट टू कट अ स्पेड विल विन द प्राइज। सेम तरह का था, एग्जैक्टली सेम तरह का है, जिसका तीनों अपनी अपनी बारी ले रहे हैं, जिसका पहली बारी में स्पेड आ गया वो जीत गया। तो एग्जैक्टली सेम कहानी थी। पहली बारी में स्पेड कैसे आ जाता, या तो पहले ए का स्पेड, अब स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 13/52, 1/4। अब ए को जिताना है, तो या तो ए का स्पेड आ जाए, या फिर ए जीते अपनी सेकंड बारी में, जिताना हमने ए को ही है। तो उसके लिए ए हारे, बी हारे, फिर सी हारे और फिर ए जीत जाए। ए हारे मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4 और ये 1/4। तो ये फिर से इनफाइनाइट जीपी का सेम लैंग्वेज का एक और एग्जाम्पल था, तो इस पर इतना कोई टेंशन नहीं थी। नेक्स्ट में हमें गिवन था कि नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स 00 से लेके 99 तक, एंड इवेंट ई अकर्स विथ रिप्लेसमेंट। मतलब नंबर्स को हमने यहाँ पे वापस डाल दिया। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स इज 18, तो अब कोई इवेंट ई है जो कि तब हम उसको बोलेंगे वो अकर हुआ कि अगर जो हमने इसमें से नंबर निकाला उसके डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके 18 बने। तो उसके केसेस हम गिन सकते थे, वो सिंपल नहीं है, 3 6 ले लो, या फिर 6 3, या फिर 2 8 2 9 और 9 2। ये 4 केसेस बने। इनमें से कोई भी नंबर अगर लेते तो मल्टीप्लाई करके 18 बन जाता। टोटल नंबर ये कितने, 100। तो ई इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/100। अब हमें कहा गया कि 4 नंबर्स आर सिलेक्टेड, और देखो विथ रिप्लेसमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई अकर्स एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो अब इस बात को समझना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में या तो अब हम लोग एग्जैक्टली 3 टाइम्स अगर हम चाहें तो 3 बार तो जो नंबर जो इवेंट ई है वो अकर करे। इवेंट ई अगर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो यहाँ पे गलत लिखा गया। इवेंट ई को अगर 3 बार अगर कराना है तो एक्चुअली इसका क्यूब होगा, इसकी पावर 1 होगा, तो साथ में इंटू 4 भी आएगा। और अगर एग्जैक्टली 4 टाइम्स करना है तो सिंपली 1/4 की पावर 4, हमने इसे और इसे ऐड कर देना था। पर वैसे इस क्वेश्चन में अभी बोला नहीं गया, पर क्या हमें समझ में आता है कि यहाँ तक निकालने के बाद ये क्वेश्चन इसके बाद एक्चुअली बाइनोमियल का था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने प्रोबेबिलिटी में करी। तो एक्चुअली यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट था P, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, Q की प्रोबेबिलिटी 3/4 थी, और P + Q की पावर 4 हमें गिवन था। हमें इवेंट क्या चाहिए था जहाँ पे P वाला इवेंट एटलीस्ट 3 बार अकर करे। तो वो क्या बनता, 4C3 P³ × Q + 4C4 P की पावर 4। क्या विजिबल है, ये वही बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो राइट सेंस था वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। पर चलो, अब हमारे सामने क्वेश्चन कहीं से भी आए हमारा सॉल्व होना चाहिए, तो पर्पस अब चेंज हो गया। अब हमने असाइनमेंट्स वगैरह कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था। हमें क्या गिवन था कि कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये देखिए हमें कहा गया कि कार्ड्स हमने ड्रॉ करे 52 कार्ड्स में से। और इंटरेस्टिंग था, इस क्वेश्चन में ना बहुत बच्चों से बड़ी माइनर मिस्टेक होती है। तो हमने ये क्लास में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं, पहले से करा हुआ है, उसके बाद ये सब काम दिया। तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए थे सब सारे के सारे। हमें कहा इफ n इज द नंबर ऑफ कार्ड्स रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉन अंटिल 2 aces आर ऑब्टेन्ड,
फॉर द फर्स्ट टाइम, देन शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ n बीइंग इक्वल टू n। देखो लैंग्वेज वो ऐसे की देंगे कि पता नहीं क्या पूछ लिया, इज दिस। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो nth कार्ड हो, इस बात का मतलब समझना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो nth कार्ड हो, स्मॉल n वाला जो कार्ड है, जो nth कार्ड हो वो एक्चुअली नंबर ऑफ अंटिल 2 एसेस आर रिक्वायर्ड। जो nth कार्ड हो, nth कार्ड को ड्रॉ करने पे 2 एसेस आ जाए, मतलब जो nth कार्ड हो वो उसको क्या होना चाहिए, सेकेंड एस। अब इस बात का मतलब समझना, बच्चे गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, वो कहते हैं कि सिंपल सी बात है, टोटल कार्ड्स n में से 52 में से n कार्ड्स निकालो और सिंपली ऊपर 4 में से 2 एस निकाल लो, 4c2 कर दो और साथ में इनटू बचे हुए कार्ड्स कितने हैं, 48, बाकी 48 कार्ड्स में से कोई n-2 कार्ड्स निकालो। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ना वो ये है, वो इसको बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि इसको 4c2 इंटू 48c n-2 करके ऐसे लिखते हैं। तो हमें समझ है कि उन बच्चों को हमने जवाब क्या देना है, हमने उनको बोलना है कि देख भाई तूने ये गलती करी कि हमें कहा गया था कि 2 एसेस आर ड्रॉन ऑन द nth कार्ड, मतलब nth कार्ड पे फर्स्ट टाइम 2 एसेस ड्रॉ हुए हो। तो ये 4c2 इंटू 48c n-2 करने पे तो क्या हुआ कि सिंपली 2 एसेस कहीं भी आ गए, क्या पता पहले ही 2 एसेस आ गए, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। n कार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एग्जैक्टली 2 एसेस। वो कब होगा, जब जो पहले के, अब देखो इसकी हमने कहानी बनानी थी, जो पहले के n-1 कार्ड्स हो, फर्स्ट n-1 कार्ड्स को ड्रॉ करने पे 1 एस आए, ऐसा का क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, और जो nth कार्ड हो वो एग्जैक्टली फिर से 1 एस आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि पहले के n-1 कार्ड्स के ड्रॉ करने पे 1 एस आए और बाकी पत्ते जो आए वो n-1 जो कार्ड्स में से 1 तो एक तो एस आ जाए, बाकी पत्ते कुछ भी और आ जाए। तो जो फर्स्ट n-1 कार्ड्स हैं उसमें से हम लोगों ने एक तो एस ले लिया, 4 एसेस में से एक ले लिया, एक टोटल 52 कार्ड्स में से अगर हमने n-1 कार्ड्स निकालने हैं तो सिंपली 52c n-1, और बाकी बचे हुए 48 कार्ड्स में से हम लोग कोई भी n-2 कार्ड्स और निकालने। ये हमने क्या करा कि n-1 कार्ड्स को ड्रॉ करा और प्रोबेबिलिटी फाइंड करी कि उसमें 1 एस आया। अब हम चाहते हैं कि जो nth कार्ड हो वो एग्जैक्टली एस आ जाए। तो अब एस एक तो निकाल लिया, बचे कितने, 3c1 कर लो, एक एस और निकाल लो। और यहाँ पे कार्ड्स कितने बचे, देखो नोटिस करना, 52 में से अगर हमने n-1 कार्ड्स निकाल लिए तो बचे कितने, 52 माइनस दिस, वो देखो नोटिस करो 53 माइनस n बन जाएगा, 52 माइनस ब्रैकेट में n-1 दैट इज 53 माइनस n। तो बचे हुए 53 माइनस n कार्ड्स में से 1 कार्ड और निकाल लो, तो 53 माइनस nc1। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि जो nth कार्ड है वो फिर से एस निकले। तो पहले एक एस निकल गया और nth कार्ड एक एस निकल गया, तो ये एग्जैक्टली वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई जो कि हमने करनी थी। इस तरह का क्वेश्चन हमने करा भी हुआ था, तो एग्जैक्टली ये उसी का फिर से एक बार रिकॉल था कि इस लैंग्वेज को पकड़ना कैसे, इसको ध्यान में रखना, बहुत काम किए, अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, तो हमारा इसका सेंस हमने गलत नहीं करना। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो बोला क्या गया, अ बैग कंटेन्स 9 वाइट बॉल्स एंड 1 ब्लैक बॉल, another bag contains 10 white balls, 8 balls are drawn from the first bag and put in the second bag। सिंपली हमने 8 balls निकाली पहले बैग में से और सेकंड में चली गई। Now again 8 balls are drawn from the second bag and put into the first bag। What is the chance that the black ball is still in the first bag? तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि हमने पहले बैग में से 8 balls निकाली, इसमें डाल दी, दूसरे बैग में से 8 balls निकाली, वापस फिर फर्स्ट में डाल दी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ब्लैक बॉल है वो अभी भी फर्स्ट बैग में ही है। तो अब हमें इसमें क्वेश्चन को पहले ब्रेक करना था कि ये कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले काम की लाइन क्या थी कि हमें लिखते हैं कि हम चाहते क्या हैं। तो अब ये बैग 1 था, ये सिंपली बैग 2 था, ये बैग 1 था और ये बैग 2 था। तो हमें क्या कहा गया कि इसमें से हमने 8 बॉल्स उसमें डाली। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि ब्लैक बॉल अभी भी फर्स्ट में हो। तो कैसे होती ब्लैक बॉल फर्स्ट में, या तो क्या हो जाए कि पहले वाले से ब्लैक बॉल निकले, सेकंड वाले में जाए, और फिर फर्स्ट वाले से ब्लैक बॉल निकले, सेकंड वाले से ब्लैक बॉल निकले और वापस फर्स्ट में चली जाए, या फिर पहले वाले से ब्लैक बॉल जाए ही ना एंड बाद में इधर, अब इसमें से जब ब्लैक बॉल नहीं गई तो यहाँ पे वाइट पहले से 10 थी, यहाँ पे 8 और आके वाइट कितनी हो गई 18, वही अगर वापस आ गई तो ब्लैक बॉल इज स्टिल इन द फर्स्ट बैग। तो इसमें 2 केसेस बनते, या तो ब्लैक बॉल जाए या फिर ब्लैक बॉल जाए ही ना।
अल्टीमेटली हमारा टास्क क्या था कि यहाँ पे ब्लैक बॉल होनी चाहिए फर्स्ट बैग में, तो हमने इसको ब्रेक करा। या तो ब्लैक बॉल जाए, उसके बाद ब्लैक बॉल सेकंड से वापस आ जाए जब फर्स्ट वाले से ब्लैक बॉल गई है, या फिर नो ब्लैक बॉल, सिंपली नो ब्लैक बॉल जाए, उसके बाद फिर नो ब्लैक बॉल आए जब ब्लैक बॉल गई नहीं है। तो हमने सिंपली इसकी लैंग्वेज को अपनी समझ के लिए बना दिया। अब इस वाले से ब्लैक बॉल जाए, हम लोग 8 बॉल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, बिना किसी कंडीशन के करते तो वो आता 10C8। देखो ऐसे लिखना ही काम है। हम प्रोबेबिलिटी किस बात की निकाल रहे हैं कि फर्स्ट बैग से हमने सेकंड बैग में 8 बॉल्स डाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल जाए, तो सिंपली 10C8, बाकी 9 में से हम लोग कोई 7 निकाल लें और एक ब्लैक बॉल डाल दें। अब सेकंड वाले बैग में बॉल्स कितनी हो गई 18, उनमें से वैसे अगर बॉल्स निकालते तो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 8, कोई भी 8, सिंपली 18C8, पर हमें ब्लैक बॉल को वापस लेके आना है, तो वो हो गई 1C1, मतलब ब्लैक बॉल ले लो और बाकी 17 में से कोई भी 7 ले लो। तो ये बनता है सिंपली ये वाला पार्ट। प्लस इसमें हमने ऐड करा कि पहले वाले से ब्लैक बॉल जाए ही ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती, सिंपली 9C8, 9 में से कोई भी वाइट ले लो अपॉन 10C8, पहले वाले में 10 बॉल्स थी, उसके बाद दूसरे वाले में से कुछ भी कर लो, ब्लैक बॉल तो पहले में ही है, तो इंटू 1 ही हो गया एक्चुअली वो। तो जो कंप्लीट आंसर बनता वो ये बनता। इसका सेंस भी नोटिस करो कि एक्चुअली ऐसे बिल्कुल परफेक्शन में स्लोली विथ अंडरस्टैंडिंग लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट में क्या बोला, नेक्स्ट में बोला कि अ बॉक्स कंटेन्स 2 black, 4 white, 3 red balls. 1 ball is drawn at random from the box and kept aside. From the remaining balls in the box, another ball is drawn at random, kept aside. The first process is continued. तो हमें चाहिए कि balls drawn are in the sequence of पहले 2 black निकले, फिर 4 white निकले, फिर 3 red निकले। देखो हमने इसी ऑर्डर में निकालनी है। तो याद है हमने समझा था कि जब कभी ऑर्डर भी डिफाइंड हो, जो क्वेश्चंस करे हुए थे कि फर्स्ट किंग देन रेड देन फर्स्ट किंग देन क्वीन देन जैक, वो क्वेश्चन और किंग और क्वीन और जैक का ना अलग अलग क्वेश्चन होता है। तो हमें इस केस में चाहिए पहले 2 ब्लैक निकले एंड फिर 4 वाइट निकले एंड फिर 3 रेड निकले। तो हमें क्लैरिटी कि इस क्वेश्चन को हमें आगे ऐसे तोड़ना चाहिए था, पहले 2 ब्लैक निकल आए, फिर 4 वाइट निकल आए जब 2 ब्लैक निकल चुकी हैं, और फिर 3 रेड निकल आए जब 2 ब्लैक एंड 4 वाइट निकल चुकी हैं, 4W। तो हमने बस अपनी कॉपी में ये लिखना था, तो लोग ये लिख ही नहीं पाते। तो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग परफेक्शन में बनी है, तो हमने इनको गलत नहीं करना होता। अब हमें चाहिए क्या कि 2 ब्लैक निकल आए, वो निकाल दो। उसमें क्या, ब्लैक थी कितनी 2, तो 2C2 अपॉन टोटल बॉल्स थी 9C2। अब 4 वाइट निकल आए जब 2 ब्लैक निकल चुकी हैं, तो बॉल्स कितनी बची 7, नीचे आ गया सिंपली 7C4, ऊपर 4C4, उसके बाद 3C3 अपॉन 3C3। तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सिंपल था। नेक्स्ट में हमें दिया गया कि ये सिंपल था एक्चुअली, पर इसमें कोई स्पेशल बात नहीं थी। A bag contains 8 balls of 2 colors, red and green. 3 balls are taken out at random. The probability of getting more red balls than green is 15/28. तो अगर हमने 3 balls ड्रॉ करी और more red balls than green चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, red balls 2 निकल आए या फिर red balls 3 निकल आए। तो मान लो red balls अगर R हैं, green balls 8 - R हो गई, तो हमने more red balls निकालनी है, या तो 2 red 1 green आ जाए या फिर 3 red आ जाए। तो 2 रेड 1 ग्रीन कैसे आती, रेड में से 2 ले ली, ग्रीन में से 1 ले ली, या फिर रेड में से 3 ले ली, अपॉन 8C3 हमें गिवन था 15/28 है। सिंपली 8C3 सॉल्व कर लो, दैट इज 56, 8 × 7 × 6 अपॉन सिंपली 6 ही आ जाएगा फैक्टोरियल 3। तो 8 × 7 56, इधर ले जाओ, वो कैंसिल होकर इधर 30 बना लेता, वहाँ से सिंपली आर की इक्वेशन बना लो। सेकंड वाली गिवन थी, लेकिन ये फर्स्ट से ही सॉल्व हो पा रहा है। एक्चुअली इन दोनों को ना ऐड करके भी एक सेंस बनता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पर उसको छोड़ दो ये क्वेश्चन। लेकिन जो अभी हमने काम करा उससे कम रिलेटेड, 11 से ज़्यादा रिलेटेड था, ये सिंपल था। हमें गिवन था कि एन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स X and Y। इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट X, 9 out of these are defective और द विल नॉट बी डिफेक्टिव। तो प्रोडक्ट अगर हमें नॉट डिफेक्टिव चाहिए तो कैसे का हो, या तो X से बने और नॉन डिफेक्टिव हो, या फिर Y से बने और नॉन डिफेक्टिव हो। तो ये सिंपल ही था। अब यहाँ पे एक्चुअली एक्चुअली दोनों का रोल था, X से भी आना था, Y से भी आना था, और X से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी और Y से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट थे। X वाला पार्ट अगर डिफेक्टिव है, उसको Y वाले पार्ट से क्या मतलब, इसलिए इसको ब्रेक कर लिया। तो X के नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 9/104 है, तो नॉन डिफेक्टिव होने की 1 - 9/104 हो गई, ऐसी मल्टीप्लाइड बाय 1 - 5/100।
ये आंसर था। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन था जो लैंग्वेज दी गई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ना एक्चुअली ये है जो इस वाली असाइनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा डल गया, मतलब ये स्कूल के एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो उसके लिए वरिड मत होना। पर कितने लेवल तक ये इनफैक्ट ये अब एक नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीनोमियल थ्योरम। ये हमने ये नाम नहीं करा हुआ, हमने ये नाम अपने रेगुलर सिलेबस में फॉर स्कूल एग्जाम्स ये नाम नहीं करा हुआ। तो मल्टीनोमियल थ्योरम पे जो क्वेश्चंस वो आईआईटी में भी डालते हैं, तो जो बच्चे फोकस्ड अपॉन ओनली बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए नहीं था। देखो पता है क्यों नहीं था? हमने एक डाइस को 6 बार फेंका तो n1 + n2 + n3 मैंने ये आउटकम्स लिख लिए कि क्या क्या आया, ये इक्वल टू हमें 24 चाहिए। तो इसके जो केसेस बने वो केसेस बनाना हमारे लिए बहुत पेनफुल हो रहा है। देखो कितने सारे केसेस बन सकते हैं कि ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये पता नहीं और क्या क्या हो जाए। तो जो केसेस क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा बन रहे हैं जो कि हमसे सिंपल बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, इस रीज़न से ये क्वेश्चन हमारे लिए काम का नहीं है। इस तरह का अगर कोई बेसिक क्वेश्चन होता, कोई एग्जाम्पल देके अगर मैं बताऊँ इतना लेवल तक, ये हमारे लिए अभी काम का है। इस लेवल तक वो आईआईटी में भी डालते हैं, पर हम मल्टीनोमियल थ्योरम भी करेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वो मतलब इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में कोई ऐसे अलग से बिल्कुल अभी साथ में बना के रखी होगी, तो इसलिए उसको भी साथ में देखना, अभी कर लेना, पर स्कूल के सिलेबस के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो x + y + z मान लो किसी ने अगर 10 दिया, और मान लो कि हमें किसी ने दिया कि जो x, y, z है वो तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। मान लो किसी ने इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछ लिया तो ये डूएबल था। देखो ये भी मल्टीनोमियल थ्योरम से भी हो जाता, पर ये अदरवाइज भी हो जाता। देखो अदरवाइज कैसे होता, x + y + z अगर मान लो 10 है, अब मान लो मैंने x को अगर 1 ले लिया, x को अगर 1 ले लिया तो y और z को मान लो कि मैं उससे बड़ा लेने की करूं, मतलब y और z को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं नंबर बनाने की कर रहा हूं, तो y + z हमें कितना चाहिए 9। x को अगर मैंने 1 लिया तो y + z मुझे 9 चाहिए। तो y + z के 9 होने के लिए क्या हमें समझ में आता है कि y 1 हो जाए, z 8 हो जाए, y 1 z 8। ऐसी y लास्ट में बिल्कुल इस पैटर्न को नोटिस करना, लास्ट केस क्या बनता है कि y 8 हो जाए और z 1 हो जाए। तो y 1 z 8 से लेके y 8 z 1 तक केसेस कितने बने 8। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग केसेस कितने बने 8। देखो मैं इसको काउंट कर पाया कि अगर x 1 होगा तो y + z के 9 होने के लिए y + z वाले केसेस मैंने गिन के काउंट कर लिए, पूरे बनाने नहीं पड़ते। मैंने y को 1 डाला, z को 8 डाला, y को 2 डालूंगा, z को 7 डालूंगा, लास्ट क्या बनेगा कि y 8 हो जाए, z 1 हो जाए। दिखता है कि इधर 8 केसेस बन गए। सेकंड केस में मान लो x को अगर मैं 2 ले लेता, तो x को अगर मैंने 2 लिया तो y + z कितना चाहिए मेरे को 8। एक्चुअली इसमें भी फर्दर पैटर्न बन सकता है, पर चलो अभी इसको ऐसे अगर क्रैक अगर करें तो y + z अगर मेरे को 8 चाहिए तो y को अगर मैंने 1 डाला तो z क्या बनेगा इस केस में सिंपली 7। तो 1 7 से लेके 7 1 तक इसके केसेस कितने बने 7। ऐसे फिर x को 3 डालो तो इसके केसेस 6 बन जाएंगे। y + z हमें कितना चाहिए 7, तो y + z अगर 7 चाहिए तो 1 6 से 6 1 तक वो 6 केसेस बन जाते। x को 4 डालो तो सिमिलरली इसके केसेस हम लोग काउंट करके देखो बना पा रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पे अगर ये 6 थे ना तो हम लोग सिंपली इसको काउंट करके नहीं बना पा रहे, इसलिए अभी हमारे काम का नहीं है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसके लिए वरिड नहीं होना, इतने के लिए वरिड होना, इतना हमें आना चाहिए, ये सेंस हमें आना चाहिए। इसीलिए इसके साथ जो रिलेटेड एग्जाम्पल है वो इसीलिए मैंने ऐसे देखो करके दिखाया कि हम केसेस गिन भी सकते हैं। गिनते कैसे हैं, एक एलिमेंट को मैंने माना कि चलो अगर मान लो 1 हो, देखो जब इसको 1 लिया ना तो एक बात नोटिस करना, इसके सारे केसेस आ गए। इसको 2 लिया तो इसके सारे केसेस आ गए, और दिखता है कि कोई केस रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि x पहले 1 है, x पहले 2 है, इधर वाले सारे केसेस हम लोगों ने 2 2 वाले गिन लिए। तो इस सेंस को ध्यान में रखना, इतनी समझ हमारे लिए हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट देखो, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन और मज़ा आया होगा करके। देखना कैसे, हमें क्या गिवन था कि अ क्वेश्चन पेपर इज स्प्लिट इन 2 ग्रुप्स A and B. The group A contains 4 questions, each question having an alternative, मतलब हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स भी हैं। The group B also contains 4 questions. A student has to answer at least 1 question from each group and he can answer up to 8 questions.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल आंसर 3 क्वेश्चंस। तो अब हमें क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना सिखाया गया है, कहाँ से शुरू करते हैं कि पूछा क्या गया है, एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन आंसर करें। तो हमने इसको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में लिख लिया कि मैं चाहता हूँ कि 3 क्वेश्चन आंसर्स करें। तो कैसे बनती ये बात कि अब सिंपली वो ऊपर क्या आता कि ही आंसर, ये सिंपली रिक्वायर्ड अपॉन टोटल की कहानी थी, पर कैसे। तो अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे केसेस क्या बनाने थे कि ही कैन आंसर एज मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब हमें न्यूमिनेटर में क्या चाहिए था कि ही हैज़ टू आंसर एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस। तो एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस कैसे वो आंसर करता, या तो वो 2 आंसर कर लेता ग्रुप ए में से और 1 आंसर करता ग्रुप बी में से, या फिर वो 1 आंसर करता ए में से एंड 2 आंसर करता बी में से। डिनोमिनेटर में केसेस क्या बनाने थे, बहुत सारे केसेस। अब इसका सेंस समझना कि या तो 1 आंसर करता है ए से, 1 करता बी से, या फिर 1 ए से करे और 2 करे बी से, एंड सो ऑन। 1 ए से करे और 4 बी से करे, या फिर 2 ए से करे 1 बी से करे, फिर 2 ए से करे 2 बी से करे एंड सो ऑन। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख के इसके डिनोमिनेटर को बनाता हूँ तो फिर तो ये बड़ा पेनफुल क्वेश्चन हो जाता, बहुत इसमें टाइम लग जाता, इसको तो हम कंप्लीट ही ना कर पाते। तो अब इसका सेंस समझना, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसका सेंस समझना इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट का। न्यूमिनेटर में तो हमें इतनी टेंशन नहीं थी, 2 वो चाहता है ए से करे, 1 चाहता है बी में से करे। ये एक्चुअली नोटिस करो तो ये इसी पूरी चेन में से इससे बन जाते हैं। एक्चुअली इसमें कितने सारे केसेस बनते हैं ना अभी तो, 2 ए से करे 2 बी से करे, 2 ए से करे 3 बी से करे, फिर ए से 3 करे, बी से 1 करे, और पूरी चेन बनती। तो अब ये सारे बनाएं तो बस हो जाए। एक्चुअली अब एक बात सोचो, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो ए था उसमें से अगर मान लो वो 1 क्वेश्चन करता तो बनता 4C1, 4 में से क्वेश्चन सेलेक्ट करता, और उस क्वेश्चन के साथ ऑल्टरनेटिव कितने थे 2, तो क्या बना इंटू 2। बी में से अगर वो ए में से 2 करता तो 4C2, और हर एक के 2 पार्ट्स इसलिए 2 स्क्वायर, मतलब हर एक के 2 ऑल्टरनेटिव्स, तो चॉइसेस कितनी पड़ती 4C2 इंटू 2 स्क्वायर। ऐसे लास्ट में 4C4 इंटू 2 की पावर 4। ये सारी ए में से सेलेक्ट करने के केसेस बने। ऐसे अगर बी के बनाओ तो वो सिंपली 4C1 इंटू 1 प्लस 4C2, क्योंकि बी में अब चॉइसेस नहीं है, देखो नहीं गिवन कि बी में भी 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऐसे लास्ट में 4C3 और ये फिर 4C4। तो क्या हमें समझ में आता है कि जो ये डिनोमिनेटर है वो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था ये, पर ये सेंस हमने कभी करा हुआ है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 11th में। तो ये सिंपली जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या हमें समझ में आता है कि जो केसेस हम सोच रहे थे, देखो ए में से 1 करे वो ये रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी के 1 से, यही मल्टीप्लाई हो रहा है बी के 2 से, यही मल्टीप्लाई हो रहा है बी के 3 से। तो वो सारे केसेस जो शुरू वाले बनाए दिखता है वो सारे आ रहे हैं इसमें। तो अब या तो अब इसको पूरा हम मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व करें, या फिर क्या हमें दिखता है बाइनोमियल थ्योरम, सिंपल बाइनोमियल थ्योरम जो हमने कभी बचपन में मतलब 11th में करी है, वो हमें देखते समझ में आता है बाइनोमियल थ्योरम ही तो बनी हुई है, बस एक 4C0 यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर 4C0 यहाँ पे आ जाता तो ये 4C0 प्लस 4C1x प्लस 4C2x स्क्वायर नहीं बना हुआ। तो ये सिंपली 1 प्लस 2 की पावर 4 बना हुआ है, बस एक 4C0 मिसिंग था, इसलिए उसको -1 कर लिया। मल्टीप्लाइड बाय ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1। ये रहा इस पूरी मल्टीप्लिकेशन का जवाब। ये आना था एक्चुअली हमारे डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन गया 3 की पावर 4, 81 माइनस 1 विच इज 80, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4, 16 माइनस 1 विच इज 15। ये है हमारा डिनोमिनेटर। और न्यूमिनेटर में क्या चाहिए था 2 ए से करे विच वॉज 4C2 इंटू 2 स्क्वायर, और बी से करे 1 विच वॉज 4C1, या फिर 1 करे ए से तो 4C1 इंटू 2 इंटू बी से 2 करे विच वॉज 4C2। तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। सेंस नोटिस करो कि करा कैसे। तो अगर मान लो ये बात ऐसे क्लिक नहीं करी तो देखो पता है ये बात क्यों मेरे मन में ऐसे आई, क्योंकि मेरे मन में ये थॉट आया कि एग्जामिनर हमें इतनी पेनफुल कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, वो चाहते हैं कि हम दिमाग लगाएं। तो हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक करके इसकी कहानी तोड़ी कि कहाँ से बनाया उन्होंने ये। तो हमें दिखता है कि ये हम जानते थे, तो अगर उसको भूल गए थे, ध्यान से निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चलो इसका सेंस एग्जैक्टली ये था।
नेक्स्ट में हमें गिवन था कि अर्न कंटेन्स 2 white 2 black balls। अब बैग, ये सिंपल था वैसे कि अगर तो वाइट है, 2 white 2 black balls हैं, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इफ इट इज वाइट इट इज नॉट रिप्लेस्ड इन द अर्न। अगर ब्लैक है तो रिप्लेस विथ अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर। द प्रोसेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो हमें चाहिए थर्ड बॉल ब्लैक आ जाए, थर्ड वाली ब्लैक आ जाए। तो वो कैसे कैसे आ सकती थी? अब थर्ड बॉल तक हम जाने के लिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्रिएट करते, या तो वाइट आ जाए फिर ब्लैक आ जाए, या फिर वाइट आ जाए ब्लैक आ जाए और फिर ब्लैक आ जाए, या फिर ब्लैक आ जाए वाइट आ जाए फिर ब्लैक आ जाए, या फिर ब्लैक आ जाए ब्लैक आ जाए और फिर ब्लैक आ जाए। तो हमें यहाँ पे इन सबको, इस पूरे इवेंट्स को निकालना था। तो अब इसको अगर ब्रेक करें तो पहली बारी हमें बॉल वाइट चाहिए, वो क्या बनती, मतलब एक्चुअली हम ये सॉल्व करने लगे। देखो थर्ड बार में हमें हर बार बॉल क्या चाहिए, ब्लैक, क्योंकि क्वेश्चन ही वही है। तो जो पूछा गया है सबसे पहले हमने उसको ध्यान से लिख लिया, ये क्वेश्चन हम करने लगे हैं सॉल्व। तो उसको लिखोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी वाइट मल्टीप्लाइड बाय, बिल्कुल याद रखना कि हमें ऐसे लिखना आना चाहिए, पहली बारी में वाइट आ जाए, फिर सेकंड वाली वाइट आ जाए जब फर्स्ट वाली वाइट आ चुकी है, फिर थर्ड वाली ब्लैक आ जाए जब फर्स्ट वाली वाइट एंड सेकंड वाली वाइट आ चुकी है, एंड सो ऑन, सारे केसेस। तो उसमें से एक केस कर लेते हैं। पहली वाली वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 2/4। अब जब वाइट निकाली तो हमने उसको रिप्लेस नहीं करना, तो अब बॉल्स कितनी रहेगी बैग में, 3। उनमें से फिर से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी दैट इज व्हाट, सिंपली 1/3। अब ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी, बैग में बची ही 2 बॉल्स जो कि दोनों ब्लैक है, तो 2/2 प्लस, अगर मान लो सेकंड केस भी कर लें हम लोग डिस्कस, पहली बारी में हमें चाहिए वाइट विच इज 2/4। वाइट के केस में हमने रिप्लेस नहीं करनी, सेकंड बॉल हमें ब्लैक चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, सिंपली 2/3, क्योंकि अब बैग में ब्लैक कितनी है, 1 वाइट निकलने के बाद 2। पर जब हमने 1 वाइट, जब हमने यहाँ पे जब ब्लैक निकाली तो ब्लैक बॉल के निकलने पे हमने उसको भी डाला और एक ब्लैक बॉल और डाल दी, तो ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, 4, सिंपली 3, और टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 4। तो ये बन गया 3/4। तो इस पैटर्न को नोटिस करना था। प्लस फिर पहली बारी में ब्लैक निकाला, चलो अगला भी देख लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर अब बॉल हमने एक बढ़ा दी, तो अब ब्लैक कितनी हो गई, यहाँ पे पहले 2 थी अब 3 हो गई, और टोटल बॉल्स 5 हो गई। तो अब वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5। अब वाइट कितनी बची, अब सिंपली 2/5, तो अब बॉल्स फिर से 4 रह गई। अब बॉल ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कितनी है अब इसमें, अब ब्लैक हो गई है 3, क्योंकि ब्लैक पहले ही हम लोग बढ़ा चुके थे, तो दैट वाज 3/4। ऐसे ही लास्ट वाला केस बना लो। तो एग्जैक्टली अब इस क्वेश्चन में सेंस क्या था, इस लैंग्वेज को राइट तरीके से पढ़ के शुरू में ऐसे लिख के ये बिल्कुल सिंपल ये केसेस बना देना। तो इट वॉज अगेन इंटरेस्टिंग बट इट वॉज क्लियरली डूएबल। अगर इसमें कहीं भी गलती करी है अपने हाथ से लिख के देखो, देखो सुनने से ये नहीं आएंगे, याद रखना। हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम अकेली क्या है कि इतनी सी बात समझ नहीं आती हमें कि बिना अपने हाथ से क्वेश्चंस निकाले हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी जो सुन भी रहे हैं वो केवल मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। अपनी कब बढ़ेगी, जब हम अपने हाथ से लिखेंगे। अपने हाथ से लिखोगे तो ब्लॉक होगे, तो हम लोग के ऊपर माइंड पे प्रेशर पड़ता है कि अपने आप को सुधारें कैसे। तो बिना अपने आप क्वेश्चंस को ब्रेक करे अगर हम कहीं से भी सोच रहे हैं कि सुन के हमें आ जाएगा, सेकंड बार उसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब से 3 मंथ्स बाद हमें याद भी नहीं रहेगा कि हमने ये क्वेश्चन कभी सुना भी था। तो वो हमें कब याद रहता है, जब हम लिखते हैं, अपने हाथ से लिख के बनती बात। ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी करा हुआ है, बहुत साल पहले IIT में भी आया हुआ है, बहुत साल पहले आया हुआ है। और ये बिल्कुल वैसे का क्वेश्चन था जैसा हमने कभी थोड़ी देर पहले करा था, वो जो एसेस वाला करा था कि nth ड्रॉ पे सेकंड एस आ जाए। तो ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, सेम तरह का है। किसी लॉट में 20 आर्टिकल्स थे, या तो उसमें 2 डिफेक्टिव थे या फिर उसमें 3 डिफेक्टिव थे, या उसमें 2 डिफेक्टिव आर्टिकल्स थे उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी थी, या उसमें 3 डिफेक्टिव आर्टिकल्स थे उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी थी। तो हमने 1 बाय 1 करके ड्रॉ करना शुरू करा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टेस्टिंग है वो 12th टेस्टिंग पे एंड हो। तो कैसी होती 12th टेस्टिंग पे एंड, कि सिंपली अगर तो उसमें 2 डिफेक्टिव हैं और 12th टेस्टिंग पे एंड हो जाए, या फिर उसमें 3 डिफेक्टिव हैं एंड 12th टेस्टिंग पे एंड हो जाए। इसको हमने आगे ब्रेक करा। 2 डिफेक्टिव हैं दैट इज 0.4। 12th टेस्टिंग पे टेस्टिंग एंड होने के लिए क्या हमें समझ में आता है कि पहले के 11 टेस्ट में उन 2 डिफेक्टिव में से एक डिफेक्टिव निकला है,
और जो 12th टेस्टिंग हो वहां पे जो एक डिफेक्टिव बचा वो निकल आए। देखो इस बात को समझना, हमने 12 टेस्ट में 2 डिफेक्टिव नहीं निकालने थे, हमने पहले के 11 टेस्ट में 1 डिफेक्टिव निकालना था, और 12th टेस्टिंग पे टेस्टिंग को एंड कराने के लिए 12th वाले टेस्टिंग पे उस बचे हुए एक डिफेक्टिव को आना चाहिए था। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, सिंपली पहले के 11 टेस्ट में 1 डिफेक्टिव निकलना चाहिए। कितने डिफेक्टिव हैं? 2। तो टोटल बेस कितने बने? 20 से 11, 20 चीज़ों में से हमने 11 चीज़ें निकाल ली, और जो 18 नॉन डिफेक्टिव थे उनमें से 9 निकाल लिए, और जो 2 डिफेक्टिव थे उसमें से 1 निकाल लिया। अब बचे कितनी? 20 - 11, 9 चीज़ें बची। तो उसमें से बचा हुआ एक डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/9। तो एग्जैक्टली हमने ये बनाना था एक्चुअली। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर मान लो उसमें 3 डिफेक्टिव होते, तो इस टेस्टिंग के 12th टेस्टिंग पे एंड होने के लिए पहले के 11 टेस्ट में 2 डिफेक्टिव निकल आए, और जो एग्जैक्टली 12th टेस्ट हो वहाँ पे जो लास्ट बचा हुआ डिफेक्टिव है वो निकल आए। ये थी सारी गेम। तो हमने 20 से 11 बिना किसी कंडीशन के 20 में से 11 चीज़ें निकाली। अब हम चाहते हैं कि उसमें से 17 तो निकले जो 17 नॉन डिफेक्टिव थे। देखो अगर टोटल 20 हैं, 3 डिफेक्टिव हैं, तो 17 नॉन डिफेक्टिव हैं। 17 नॉन डिफेक्टिव में से 9 निकल आए, 3 डिफेक्टिव में से 2 निकल आए, और बिल्कुल जो 12th टेस्टिंग है उस पर जो बचा हुआ एक डिफेक्टिव है वो आ जाए, विच इज़ 1/9। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन जिस बच्चे को बिल्कुल परफेक्शन से बोलना आता है उसका एग्जैक्टली ये बनना चाहिए था, पर सेंस जिसका बढ़िया होगा उसी का ही ये बना होगा। ये मैं करा हुआ है, पर देख लेते हैं। सिंपल बेस थ्योरम का सिंपल सा क्वेश्चन था। अ कार्ड लॉस्ट करा, रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी स्पेड्स। हमने 2 कार्ड्स निकाले और वो स्पेड्स निकले। क्या प्रोबेबिलिटी है कि द मिसिंग कार्ड वाज अ स्पेड? तो हम लोग लिखते कैसे? सिंपली मिसिंग कार्ड स्पेड अपॉन 2 कार्ड्स हमने निकाले वो स्पेड हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिसिंग कार्ड स्पेड है? तो सिंपली मिसिंग कार्ड स्पेड है एंड 2 स्पेड्स निकले अपॉन प्रोबेबिलिटी 2 स्पेड्स निकले। तो 2 स्पेड्स कैसे कैसे निकल सकते थे? या तो स्पेड मिस हो और 2 स्पेड्स निकलें, या फिर स्पेड्स ना मिस हो और 2 स्पेड्स निकलें। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज कैसे होते हैं? पता है क्यों कंफ्यूज होते हो? क्योंकि हमें ये लिखना नहीं आता। एग्जैक्टली ऐसे लिखना आना चाहिए कि हमें मिसिंग कार्ड स्पेड चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मिसिंग कार्ड इज स्पेड व्हेन इट इज गिवन दैट द 2 कार्ड्स ड्रॉन आर स्पेड्स। इसको कैसे भी अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख लो। मतलब ऑब्वियसली अगर ऐसे कर रहे हो तो लिखोगे इंग्लिश में ही, ज़्यादा उसमें ड्रामेटिक ना होना, पर इसको आगे फिर ब्रेक करने में ना पता है क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें हेल्प कर जाता है। देखो अपने आप ये लिखते ही हमने आगे इसको क्रिएट करा, उसके बाद हमारा एग्जैक्टली बिल्कुल पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। हम कंफ्यूज नहीं होते। बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं कि बहुत सारे केसेस बनेंगे, क्या पता स्पेड गुम जाए और बाद में 2 स्पेड्स ना निकलें, बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो हमने नहीं भटकना, हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, देखो नोटिस करा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी अ स्पेड। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज अ स्पेड व्हेन इट इज गिवन दैट द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड दे आर फाउंड टू बी स्पेड्स। तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया इन अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ये थी इसमें मेन अंडरस्टैंडिंग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि बेस थ्योरम की जड़ है। लोगों को समझ नहीं आता, तो हमें समझ में आता है। तो हमने बड़ी क्लासेस लगाई हैं उस काम पे, तो उसको ऐसे हमने नेगेट नहीं करना, परफेक्शन में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आगे ब्रेक कर दो, मिसिंग कार्ड स्पेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 13/52। उसके बाद 2 कार्ड्स निकालो, वो स्पेड निकाला है, एक स्पेड घुमा दिया खुद ही, तो बाकी 12 जो स्पेड्स बचे उसमें से 2 निकाल लो। टोटल क्या बनेगा? 51C2 एंड नेक्स्ट वाला पार्ट ऐसे ही। तो बिल्कुल इसका सेंस, अब सिंपली इसी ने न्यूमरेटर में आ जाना था, बच्चों वाला क्वेश्चन था पर राइट करना था। ये क्वेश्चन ना बहुत साल पहले 2010 में ये क्वेश्चन एक्चुअली किसी हल्की सी लैंग्वेज के चेंज के साथ ये क्वेश्चन आया था बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। CBSE 2010 में ये बोर्ड्स में आया हुआ है। ये नहीं कुछ लैंग्वेज चेंज होगी, थोड़ी बहुत चेंज थी, 6 बॉल्स नहीं होंगी, 5 होंगी, पर सेंस ये था। तो हमें क्या दिया गया कि देर आर 6 balls of unknown colors, हमें पता नहीं कलर। 3 balls are drawn at random and found to be all black. Find the probability that no black is left in the bag. मतलब क्वेश्चन क्या है कि देर आर ओनली 3 balls black in the bag. तो अब हमें बॉल्स का कलर नहीं पता, बिल्कुल सिर पैर नहीं पता। तो एक्चुअली बैग में 6 balls है, तो केसेस एक्चुअली क्या क्या हो सकते थे?
या तो कोई भी ब्लैक बॉल ना हो, या 1 हो या 2 हो या 3 या 4 या फिर 6 के 6 ब्लैक हो, तो क्या समझ में आता है कि ये 7 केसेस बने। तो इसमें से हर एक, क्योंकि इक्वी प्रोबेबल इवेंट ले लिया तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि हमें तो 3 ब्लैक बॉल्स तो आ गई, इसलिए 3, 4, 5, 6 ही लेना चाहिए। अगर वो लेके भी करते हो वो भी ठीक है, उसके लिए भी वरिड ना होना, वो भी सेम बात है, अल्टीमेटली इन्होंने कट जाना है। तो अगर इसको 1/7 की जगह 1/4 लेके भी करा तो भी कोई वरिड होने की बात नहीं, इसने कट जाना है क्योंकि इक्वी प्रोबेबल इवेंट है, कट जाते। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, काम की बात यहाँ नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसको लिखते कैसे। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 बॉल्स हमने ड्रॉ करी वो ब्लैक हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टोटल उसमें 3 ही ब्लैक हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या प्रोबेबिलिटी कि टोटल 3 ब्लैक हैं। जब ये दे दिया गया कि जो 3 बॉल्स हमने ड्रॉ करी वो ब्लैक हैं, तो मेन काम था ये लैंग्वेज बनाना। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन में ये लाइन बना दी, ये क्वेश्चन एक्चुअली बिल्कुल स्कूल के बच्चों के लिए और जो आईआईटी के नाम पे कंफ्यूजिंग स्टफ में पड़े रहते हैं उनके लिए क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। हमारे लिए क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी का बच्चों वाला क्वेश्चन है, हमने इसको ऐसे ब्रेक करना था। तो ये क्या बन जाता, प्रोबेबिलिटी टोटल 3 ब्लैक इंटरसेक्शन 3 ब्लैक अपॉन प्रोबेबिलिटी 3 ब्लैक। अब 3 ब्लैक बॉल्स कैसे कैसे आ सकती थी, या तो उसमें कोई ब्लैक बॉल ना होती, या तो उसमें टोटल 0 ब्लैक बॉल होती और 3 निकल आए, या फिर 1 ब्लैक बॉल होती है और 3 निकल आए, या 2 ब्लैक बॉल होती है 3 निकल आए। वो तो हो नहीं सकता, 2 ब्लैक बॉल होंगी तो 3 कैसे निकल आएंगी, या फिर 3 ब्लैक बॉल होती हैं और 3 निकल आए। तो इसलिए ये 3 केसेस तो आएंगे ही नहीं, इसके बाद वाले बनाते हैं। अब उसमें 3 ब्लैक बॉल हो, इसके बाद वाला केस क्या बनता है, 3 ब्लैक बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7, और हम लोग जो 3 बॉल्स निकाले हैं वो 3 की 3 ब्लैक हो। टोटल बॉल्स कितनी है 6, तो केसेस क्या बनते हैं 6C3, और 3 ब्लैक निकल आए तो 3C3। अगला क्या बना, 4 ब्लैक हो विच इज़ 1/7 और 3 ब्लैक निकल आए 4C3 अपॉन 6C3, या फिर सिंपली 1/7 इंटू 5C3 अपॉन 6C3, और ऐसे ही 1/7 इंटू 6C3 अपॉन 6C3। इसमें से हमें क्या चाहिए, कौन सा केस चाहिए कि उसमें 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 की 3 ही निकल आई, तो बस इस केस ने ऊपर आ जाना था, 1/7 इंटू 3C3 अपॉन 6C3। तो अब इसमें दिखता है 1/7 जो हम लोग जिस पे शुरू में कंफ्यूज हो रहे थे उसने ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो जाना है, तो उसकी टेंशन नहीं थी। काम की बात क्या है कि ये पैटर्न पकड़ में आए कि अभी अभी करा क्या समझा। तो सिंपल क्वेश्चन था, पर हमें लैंग्वेज देख के ना उसको बोल पाना परफेक्शन में चाहिए, गलत नहीं करने ये क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट देखते हैं। हेलो, ये बेकार था, बस प्रैक्टिस के लिए दिया था। हमें क्या दिया गया था कि 2 बैग्स हैं, 1 कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स, सेकेंड बैग कंटेन्स 4 ब्लैक 3 वाइट बॉल्स। डाइस कास्ट फेस 1 और 3 अगर आता है तो हमने बॉल निकालनी है पहले बैग में से, नहीं तो बॉल निकालनी है सेकेंड बैग में से। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल आएगी। तो अब ब्लैक बॉल कैसे आएगी कि या तो फर्स्ट बैग लिया एंड ब्लैक बॉल आ जाए, या फिर सेकेंड बॉल बैग लिया और ब्लैक बॉल आ जाए। उसको हमने आगे से तोड़ लिया, फर्स्ट बैग लिया और ब्लैक बॉल आ गई जब फर्स्ट बैग लिया। तो अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट बैग के लिए जाने की प्रोबेबिलिटी थी अगर डाइस को रोल करने पे 1 और 3 आ जाए, वो क्या बनता, सिंपली 2/6। उसके बाद ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग में से वो बेकार है, 3/7। ऐसे ही बन गया 4/6 इंटू जो भी उसकी केसेस बने 4/7, ये आंसर है। तो बस इसको परफेक्शन में लिखने की समझ चाहिए थी, बेकार क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट में गिवन था 3 अर्न्स। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे बेकार था एक्चुअली, पर चलो 3 बैग हैं, उसमें इतनी इतनी वाइट बैग बॉल्स हैं, बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी दैट वाइट बॉल इज ड्रॉन इफ द चूजेस वाइट, तो ये एग्जैक्टली सेम था, प्रैक्टिस के लिए था, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था ये। तीसरा था कि अ बैग कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स एंड दीज मेनी अ बॉल इज ड्रॉन एडेड टू द व्हाट। अब देखो इस क्वेश्चन का पता है सेंस कैसे का था, इसको नोटिस करना, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। देखो अच्छी क्यों थी, क्योंकि न्यू लैंग्वेज है, हमें एग्जामिनर ने तंग करा, नई लैंग्वेज देके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करी, पर हम ढीठ हैं, हम होते नहीं कंफ्यूज। अब हमें बोला क्या, अ बैग कंटेन्स 2 बॉल्स ईच ऑफ विच इज आइदर वाइट और ब्लैक, हमें बताया ही नहीं। 2 बॉल्स हैं बैग में, किस कलर की हमें नहीं पता। अ वाइट बॉल इज एडेड टू द अर्न, अब उस बैग में हमने एक वाइट बॉल और डाल दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम द अर्न नाउ, तो अब उस बैग में 3 बॉल्स हैं, तो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, जो 2 बॉल्स हैं वो वाइट या ब्लैक में से किसी कलर की थी, जो 2 बॉल्स थी,
तो कैसे कैसे हो सकती थी, या वाइट वाइट होती, या वाइट ब्लैक होती, या फिर दोनों ब्लैक होती। तो अब बैग के साथ अब क्या हम सोच सकते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन में, इसको सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो जैसे मेरे मन में आया इस क्वेश्चन को ब्रेक करना, वो ये कि मैं सिंपल सी बात सोचूं कि ये 3 बैग है, 3 बैग है। पहले बैग में देखो, पहले बैग में 2 वाइट थी, 1 वाइट और डाल दी तो उसमें 3 वाइट है। सेकेंड बैग में 1 वाइट 1 ब्लैक थी, 1 वाइट और डाल दी तो 2 वाइट हो गई और 1 ब्लैक हो गई। तीसरे केस में 1 वाइट और 2 ब्लैक। तो एक तरीके से सोचो कि ये 3 बैग्स हैं। अब इन 3 बैग्स में से हमने किसी एक बैग में से एक बॉल निकालनी है, और तीनों बैग के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर थी, विच वॉज 1/3 इंटू वाइट निकल आए जब बैग 1 सेलेक्ट करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही थी। सेकेंड वाले की 1/3 इंटू वाइट निकल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, या फिर 1/3 इंटू 1/3। तो इसकी लैंग्वेज को बस राइट तरीके से मैनिपुलेट करा, ये था मेन काम, ये आंसर बन जाता अपना। तो दिस वॉज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। लैंग्वेज को देखो, उन्होंने कंफ्यूज करना है, हमने उस लैंग्वेज को लेके आना है कि ये मुझे स्कूल की बुक में मुझे ये बात कहाँ कराई गई, इसको करना ये है एक्चुअली जो आप लोग अभी हम लोग जो कर रहे हैं डिस्कशन, कि हम किसी भी क्वेश्चन को बोलें ये मुझे स्कूल की किताब में कहाँ सिखाया गया। अगर हमें ये चीज़ को पकड़ना आ गया, आई एम गारंटिंग IIT का क्वेश्चन गलत नहीं होता। मतलब मेन गड़बड़ क्या होती है कि लोग ये नहीं कर पाते, उनको लगता है कुछ और है जो कि हमें नहीं करवाया गया। ऐसे नहीं सोचते, ये देखते हैं कि जो करवाया गया उसका करे हुए काम से कनेक्शन कैसे है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर बोर्ड्स, एवरीवेयर द मेन रिक्वायरमेंट इज दिस कि यू आर एबल टू कनेक्ट दैट अंडरस्टैंडिंग जो एग्जाम में नई लग रही है, उसको हम देखें कि ये हमें कहाँ करवाया गया। दैट कनेक्शन इज द मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये बेकार था एक्चुअली, इसमें सिंपली ये क्वेश्चन अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं डला था। प्रोबेबिलिटी सर्ट कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो या तो फेल हो जाता है इमीडिएटली व्हेन फर्स्ट यूज इज प्रोबेबिलिटी 0.10, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट लास्ट फॉर 1 ईयर इज 0.99 अगर नहीं फेल होता। तो अब ये कंपोनेंट विल लास्ट 1 ईयर, तो लास्ट 1 ईयर कैसे करेगा कि एक तो फेल ना हो, पहले तो ये फेल ना हो और बाद में वो लास्ट भी कर जाए 1 ईयर। तो इसमें मुझे कुछ बढ़िया नहीं लगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में दिया गया था कि अब देखो इसमें ना एक्चुअली केसेस बनते हैं, इस क्वेश्चन में ना केसेस बनते हैं, तो इसको नोटिस करना कि इसको कैसे डील करा। हमें फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 10% defective balls and factory B produces 20% defective balls. A bag contains 4 balls of factory A and 5 balls of factory B. 2 balls are drawn at random from the bag. Find the probability that at least one ball is defective. तो अब अगर 2 हमने ड्रॉ करे, या तो इसमें तो बहुत सारे एटलीस्ट 1 चाहिए डिफेक्टिव, तो या तो हम केसेस बनाते। केसेस क्या बनाते कि ए से जो हमने जो 2 बॉल्स निकाले वो दोनों ए से हैं और उनमें से भी एक डिफेक्टिव है, एक नहीं डिफेक्टिव, या दोनों डिफेक्टिव हैं। या फिर जो 2 बॉल्स लिए वो एक ए से एक बी से है, फिर उसमें डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव के केसेस बनाते। या फिर सिंपली क्यों ना एक काम करें कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव चाहिए, तो क्यों ना एक काम करें कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की जो हमने वॉल्व निकाले वो 2 में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है और उसको 1 में से माइनस कर लें। तो अगर हमने 2 वॉल्व्स निकालने और कोई डिफेक्टिव नहीं निकालना, तो वो उसमें केसेस कम बनते हैं। ऐसे क्यों सोचेंगे, क्योंकि इसमें केसेस कम बनते हैं। तो अब या तो 2 निकालें ए से एंड दोनों नॉन डिफेक्टिव हो, या फिर एक ए से निकालें एक बी से निकालें एंड दोनों नॉन डिफेक्टिव हो, या फिर एक दोनों बी से निकालें एंड दोनों नॉन डिफेक्टिव हो। तो अब इसमें केसेस कम बने। तो अब अगर 2 के 2 अगर हमने ए से निकाले तो वो क्या बनता है, सिंपली 4C2 इंटू अपॉन 9C2। सिंपली हमने 2 के 2 निकाले, वो दोनों ए से निकाले और दोनों नॉन डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 का स्क्वायर हो गई। डिफेक्टिव होने 10% था, नॉन डिफेक्टिव क्या बन गया, सिंपली इसका स्क्वायर। ऐसे सेकंड केस में एक ए से निकाला एक बी से निकाला, तो दोनों नॉन डिफेक्टिव 0.9 इंटू 0.8। और तीसरे केस में 5C2 अपॉन 9C2 इंटू पॉइंट, सिंपली ये 8 का स्क्वायर हो जाता, 0.8 का स्क्वायर। चलो इसमें ना ये थोड़ा इसका डेटा डिस्टॉर्ट हुआ, पर सेंस एग्जैक्टली समझना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया कि देयर आर 3 bags ईच कंटेनिंग 5 white and 2 black balls. There are 2 bags each containing 5 white and 2 black balls. तो सेम दे दिया उन्होंने।
एंड देर आर 2 बैग्स ईच कंटेनिंग 1 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। मेरे ख्याल से जो सेकंड वाला 2 बैग्स वाला है ना, वो फिगर कुछ और हो सकती है, पर चलो हम ये ले लेते हैं कि जो दिया गया वही है बस। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग एंड इज फाउंड टू बी ब्लैक। व्हाट इज द चांस दैट द ब्लैक बॉल कम्स फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप? तो इन अ वे अब इसको नोटिस करना, ये 5/2 ब्लैक है, ये भी 5/2 ब्लैक है, और ये 1/4 ब्लैक है। तो अब ये एक तरीके से समझ में आता है कि ये सेम बात है, ये 5 हो गया एक्चुअली, और उसके बाद ये 2 हो गए। तो क्या हमें समझ में आता है कि इस वाले ग्रुप में से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? सिंपली 3 + 2 5/7। टोटल केसेस कितने थे? 7। तो अब हमें दिया क्या कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी ब्लैक, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रुप 1 से आई? तो हमने ये लैंग्वेज लिख ली। उसके बाद हमें क्लियर है कि हमारे लिए काम करती है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी 1 इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ब्लैक। ब्लैक कैसे कैसे आ सकती थी? या तो फर्स्ट से आए एंड ब्लैक निकले, या फिर सेकंड वाले से आए एंड ब्लैक निकले। उसको बना देना था बस हमने, उसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। ये क्या बन जाता? फर्स्ट से आया उसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 और ब्लैक निकले उसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 एक्चुअली। क्यों? देखो 5 वाइट है, 2 ब्लैक है, 2/7 एक्चुअली, 2/7। यहाँ पे सेकंड वाले से आया उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 और उसमें से ब्लैक निकले उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। और न्यूमरेटर में हमने सिंपली इसी केस को ऊपर लिख देना था। तो दिस वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, लैंग्वेज सही आनी चाहिए थी। इसमें गिवन था कि ए कैन हिट अ टारगेट ऐसे, बी ऐसे, तीनों ने फायर करा, इफ 2 ऑफ देम हिट, क्या चांस है कि सी ने मिस करा? तो इसकी लैंग्वेज बनाई, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सी मिसेस जब गिवन दैट 2 हिट, बस अपनी समझ के लैंग्वेज बनाई। तो अब ये बन गया A/B विच इज P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो अब 2 लोग हिट करें तो कैसे कैसे करते हैं? या तो A हिट करे, A मिस कर जाए और B और C हिट करें, या फिर B मिस कर जाए और तब भी 2 हिट करें, या फिर C मिस कर जाए एंड 2 हिट करें। तो इसमें से इस वाले केस को सिंपली हमने ऊपर पढ़ लेना था। तो अब A मिस कर जाए तो A के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 4/5, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी 1/5। B हिट करे अब की बार विच वॉज 3/4 और C भी हिट करे विच वॉज 2/3। ऐसे ही सेकेंड केस में B को अब हमने मिस करवाना था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/4। A हिट करे दैट वॉज 4/5 और C हिट करे उसकी प्रोबेबिलिटी वॉज 2/3, प्लस अब A हिट करे विच वॉज 3/4, B हिट करे विच वॉज 4/, A हिट करे 4/5, B हिट करे विच वॉज 3/4, चलो दोनों लिखे हुए हैं, और C मिस करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। तो बस सिंपली इसमें से अब इस वाले केस ने न्यूमरेटर में भी आ जाना था। तो दिस अपॉन दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन वाज द आंसर। तो ये भी बेस थ्योरम का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेस थ्योरम जिसको लेके लोग इतने फियरफुल होते हैं, वो हमें कॉन्फिडेंस से समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली फ्री के नंबर है। पर हमें अगर वो पढ़ना आ जाए जैसे बताया गया है, ये महाराष्ट्र और ये वाला, ये हमने कई बार करा हुआ है, टाटा नगर, कलकत्ता वाला, ये वही क्वेश्चन आ गया। तो लंदन क्लिफ्टन वाला जो क्वेश्चन करा एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज थी, तो इसलिए इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते। एग्जैक्टली बेस थ्योरम का सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखो इसमें अब हमें क्या बोला गया कि देयर आर 10 कॉइन्स ऑफ विच एटलीस्ट 2 आर 1 rupee coins. 2 coins are drawn and both are found to be not 1 rupee coins. What is the probability that the bag to contain exactly 2 1 rupee coins? तो अब देखो लैंग्वेज को नोटिस करो, हमें क्या दिया गया। हमें क्या चाहिए कि हमने 2 कॉइन्स ड्रॉ करे और वो दोनों 1 rupee कॉइन्स निकले। तो हमने जो 2 निकाले वो दोनों के दोनों नो 1 rupee कॉइन है। तो हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि उसमें एग्जैक्टली 2 1 rupee कॉइन हो। तो सबसे पहले जो बोला गया वो हमने लिख दिया। अब ये इसको हमने तोड़ के ऐसे ब्रेक कर लिया। तो अब नो 1 rupee कॉइन कैसे कैसे आ सकता था? या तो उसमें 2 1 rupee कॉइन होते और उसमें उसके बाद नो 1 rupee कॉइन आता, या फिर उसमें 3 1 rupee कॉइन होते और उसके बाद नो 1 rupee कॉइन आता, या फिर 4 होते हैं नो 1 rupee एंड सो ऑन। टोटल कितने कॉइन्स थे? 10। तो अब देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये केसेस कितने बने? 9। तो वो सारे इक्वी प्रोबेबल इवेंट थे। इसको अब देखो, इसको इसके डिनोमिनेटर को नोटिस करना। इसमें 2 1 rupee कॉइन आते, उसमें बैग में होते, और नो 1 rupee कॉइन आता जब 2 1 rupee कॉइन है। ऐसे ही 3 के लिए ब्रेक करते, ऐसे ही 4 के लिए एंड सो ऑन। इसमें से इस वाले पार्ट को न्यूमरेटर में लिखना था। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती दैट वाज 1/9, क्योंकि इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स थे, और नो 1 rupee कॉइन आ जाए। अब हमने 2 कॉइन्स ड्रॉ करे और वो दोनों ये ना निकले। तो अब इसमें आउट ऑफ 10 कॉइन्स 2 कॉइन्स हैं जो कि 1 rupee वाले हैं, बाकी कितने हैं? 8। तो
टोटल वेज कितने बनते, 10C2। हमारे रिक्वायर्ड वेज कितने बनते हैं, सिंपली इस केस में 8C2, बिल्कुल सिंपल 8C2। मैंने कॉइन सबको अलग अलग माना। ऐसे इस केस में 1/9 इंटू 7C2, 3 1 रुपी कॉइन्स होते हैं, नो 1 रुपी कॉइन चाहिए, और नीचे कितना आता, 10C2। ऐसे ही आगे बनाते जाओ, 1/9 6C2 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे 10C2 आता। देखो इस केस में 4 1 रुपी कॉइन्स हैं, तो 1 रुपी कॉइन हमें नहीं चाहिए, तो बाकी बचे हुए 6 कॉइन्स में से कोई भी 2 आ जाते हैं, 6C2 अपॉन 10C2। ऐसे नेक्स्ट बना लो एंड सो ऑन। इसमें से इस वाले पार्ट को हमने न्यूमरेटर में भी लिखना था। तो सेंस नोटिस करो कि वो उन्होंने इस क्वेश्चन में करा क्या, उन्होंने इस क्वेश्चन में एक नई लैंग्वेज दी, और हम नई लैंग्वेज को देख के पैनिक हो जाते हैं। तो इस पूरी असाइनमेंट को कराने के पीछे ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल था कि यही बात बार बार हिट होए कि नई लैंग्वेज देख के पैनिक नहीं होते, उसी को पकड़ते हैं कि भाई क्या बोला, क्या बोला, कैसे बताया गया मुझे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या बोला गया कि अ मैन हैज 3 कॉइन्स ABC, द प्रोबेबिलिटी दैट अ हेड विल शो व्हेन B इज टॉस इज दिस मच, और द कॉइन A इज अनबायस्ड, द कॉइन A इज अनबायस्ड। तो while it is 1/3 in the case of C, head आने की probability, a coin is chosen at random and tossed 3 times, giving 2 heads and 1 tail. What is the probability that the coin A was chosen? तो question क्या है कि coin A was chosen when it is given that 2 heads and 1 tail actually came. जो outcome आए they were 2 heads and 1 tail. तो हमने पहला काम क्या करना था कि इसको लिख देना था ऐसे। उसके बाद हमें समझ में आता है PA/B बना, which is P intersection B upon PB, conditional probability, जिस पे हमारा राइट होल्ड बना होना चाहिए। तो हमने उसका फॉर्मूला अप्लाई करा। अब डिनोमिनेटर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बेसिक बात क्या है कि बेस थ्योरम थी। बेस थ्योरम हमें समझ में आता है कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही अपना फेस बदल के आती है। अब 2 हेड 1 टेल कैसे कैसे आ सकते थे, या तो A चूज होता और 2 हेड 1 टेल आते, या फिर B होता 2 हेड 1 टेल आते, या फिर C होता एंड 2 हेड 1 टेल आते। उसमें से न्यूमरेटर में हमने ये केस बना देना था कि अब तीनों के इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो अब कॉइन्स ABC आने की प्रोबेबिलिटी, जो अ मैन हैज 3 कॉइन्स, तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है दैट वाज 1/3, ऐसे B की भी 1/3, C की भी 1/3। उसके बाद 2 हेड 1 टेल आए जब A वाज चोजन। तो वो अब उसके बाद अगर नोटिस करो तो ये एक्चुअली जो तीनों क्वेश्चंस थे, ये तीनों या तो अब इसको अप्लाई कर लेते, इन तीनों में इंडिविजुअली बायस यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाती। देखो इसको नोटिस करना, इसको मैं दिखा रहा हूँ। तो हेड A आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब एक अनबायस्ड कॉइन है, उसमें 3 बार टॉस करने पे सिंपली 2 बार हेड आ जाए और 1 बार टेल आ जाए। तो अब सोचो कि अगर मैं हेड आने वाले इवेंट का नाम रख लूँ P और टेल आने वाले इवेंट का नाम रख लूँ Q, तो क्या हमें समझ में आता है कि ये P+Q की पावर 3 की बात हो रही थी। इसमें हम केसेस बना के भी कर सकते थे, नहीं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही था बस यहाँ पे। तो अब मुझे चाहिए 3 बार हेड आ जाए, तो 3C2 इंटू P² इंटू Q आना था यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट बारी के लिए भी, ये पता मैंने ऐसे क्यों करा, क्योंकि नेक्स्ट बारी में भी एग्जैक्टली हमें 2 हेड चाहिए और 1 टेल चाहिए। तो वो भी 3C2 इंटू P² इंटू Q ही होता, और ऐसे ही नेक्स्ट में भी। अब बड़े काम की बात है उसको समझना, पर हर एक में जो P और Q हैं उनकी वैल्यू अलग अलग थी। इसके लिए P कितना था 1/2, Q कितना था 1/2। इसके लिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी P कितना था 2/3, तो Q कितना हो गया सिंपली 1/3। इस वाले पार्ट के लिए P कितना था सिंपली 1/3, तो Q कितना हो गया 2/3। बस हमने उसके बाद इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखना था, और इस वाले पार्ट को हमने न्यूमरेटर में भी लिख देना था। तो बिल्कुल परफेक्शन में ये सेंस अगर हमने बनाई तो कमाल हो गया, कोई एग्जाम में हिला नहीं पाएगा हमें। इसमें क्या बोला, अ बैग कंटेन्स n कॉइन्स ऑफ अननोन वैल्यूज, पता ही नहीं हमें कौन से कॉइन्स डाल दिए। अ कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी अ रुपी कॉइन। व्हाट इज द चांस दैट इट इज द ओनली 1 रुपी कॉइन इन द बैग। तो अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि हमने फाउंड जो करा दैट वाज 1 रुपी कॉइन। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी कि देयर इज ओनली 1 रुपी कॉइन व्हेन इट इज गिवन दैट द फाउंड कॉइन इज 1 रुपी कॉइन। इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। तो अब फाउंड कॉइन 1 रुपी कॉइन कैसे कैसे हो सकता है, या तो बैग में ओनली 1 रुपी कॉइन हो, ओनली 1 रुपी कॉइन हो, एंड बाद में फाउंड 1 भी 1 रुपी कॉइन हो जाए,
या फिर बैग में 2 1 रुपी कॉइन्स हो एंड फाउंड 1 हो जाए 1 रुपी कॉइन, या फिर बैग में 3 1 रुपी कॉइन्स हो और फाउंड 1 रुपी कॉइन आ जाए, एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन पता है कैसे का था? जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले करा, जो बैग में बॉल्स थी ऑफ अननोन कलर्स, हमने वो बराबर बराबर इवेंट लेके करे थे, ये सेम था। अब देखते हैं कैसे। अब बैग में टोटल कॉइन्स कितने हैं? n। हमने ओनली 1 से शुरू करा तो n केसेस बने, या उसमें 1 कॉइन होता 1 रुपी, या 2 होते या 3 होते, तो टोटल कितने केसेस बने? तो सिंपली यहाँ पे हर एक की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर 1/n 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 एंड सो ऑन। तो या तो उसमें 1 1 रुपी कॉइन होता 1/n, और उसके बाद अब उन n कॉइन्स में से हमने 1 कॉइन निकाला और वो 1 रुपी कॉइन निकाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती? सिंपली 1c1 विच वॉज 1 अपॉन nc1 विच वॉज n। या फिर बैग में 2 1 रुपी कॉइन्स होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/n। हर एक इवेंट इक्वली प्रोबेबल हमने लिया। अब उसमें से हमने 2 कॉइन्स में से अब हम लोगों ने एक कॉइन अब सिंपली n में से ड्रॉ करा और वो 1 रुपी कॉइन आ जाए, दैट वॉज 2c1 अपॉन nc1, वो n ही होता है वैसे। ऐसे फिर 1/n इंटू 3c1 अपॉन nc1, फिर 1/n 4c1 अपॉन nc1, लास्ट में 1/n nc1 अपॉन nc1। न्यूमरेटर में सिंपली इस वाले केस ने ऊपर भी आ जाना था। तो देखो पता है इसमें सीखो क्या, कि ये सेम क्वेश्चंस जो हमने कभी पहले भी करे हुए हैं, यही होता है आईआईटी में, यही होता है बोर्ड्स में, कि वो उन्हीं क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज करके हमारे सामने लाते हैं और हम पैनिक हो जाते हैं। तो क्यों कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस? ये नई लैंग्वेज। देखो अब क्लास के सेटअप में भी इतना काम करवा पाना पॉसिबल नहीं है इन सारे क्वेश्चंस को अब डायरेक्टली, क्योंकि अब हम लोग ऑनलाइन स्ट्रक्चर में हैं कम्प्लीटली, तो इसलिए ये सारा काम अब डिस्कस हो पा रहा है, तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। क्योंकि मेन काम क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल शार्पेस्ट जोन में चली जाए, कि किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर हमारे सामने डालें, हम उस पर टेंशन ना लें। अब इसमें क्या दिया हुआ था? ये भी नई लैंग्वेज थी, इसलिए अच्छी थी। हमें दिया गया कि कोई मूवी बनानी है, टोटल 2 मेल सुपरस्टार्स हैं और 3 फीमेल सुपरस्टार्स हैं। A director decides to make a film with 3 superstars. The film has 2 male superstars होने चाहिए and 1 female superstar होने पे फिल्म के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी, हिट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और 2/5 है अगर 1 मेल एंड 2 फीमेल सुपरस्टार्स होते हैं। At the time of making the film, 3 superstars were available to sign the film. The director takes them all. What is the probability that the film is a hit? तो अब क्वेश्चन क्या था कि पिक्चर हिट होनी चाहिए। तो मूवी हिट कैसे होती? या तो उसमें 2 मेल और 1 फीमेल होते और पिक्चर हिट हो जाती, या फिर 1 मेल और 2 फीमेल होते और मूवी हिट हो जाती। तो हमने इसको ब्रेक करा। अब हमने इसको आगे ब्रेक करा, प्रोबेबिलिटी 2 मेल 1 फीमेल, और उसके बाद हिट हो जाए जब 2 मेल और 1 फीमेल है, ऐसे उसके बाद। अब ये इसको सॉल्व करना था। इसमें अब हम चाहते हैं कि 2 मेल और 1 फीमेल हो। टोटल लोग कितने थे? 5। बिना किसी कंडीशन के ये काम करते तो वो बनते 5c3। अब हमें 2 मेल स्टार्स चाहिए, थे कितने मेल? 2 ही थे, तो 2c2 इंटू फीमेल थी 3, उनमें से हमने 1 ले ली। उसके बाद हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर 2 मेल और 1 फीमेल स्टार्स हमने लिए तो हिट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, प्लस नेक्स्ट केस में 1 मेल एंड 2 फीमेल, तो दैट वॉज 2c1 इंटू 3c2 अपॉन 5c3। उसके बाद हिट होने की प्रोबेबिलिटी वॉज 2/5। ये था कंप्लीट आंसर। तो इसका भी सेंस नोटिस करो कि जो हमने बार बार सुना है, देखो क्या मैं कुछ भी आज वाली क्लास के हर क्वेश्चन के डिस्कशन में ये समझो कि मैंने क्या कुछ भी ऐसा करा जो नहीं बताया। इतने दिन से जो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, देखो मैं एग्जैक्टली वही सब यूज़ करूँगा जो हमने क्लास में पूरे इतने दिन लगा के सुना। ये भी सेम तरह का था। हमें गिवन था कि अ पर्स कंटेन्स, देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का एक्चुअली सेंस समझना। 16 नोट्स थे पर्स में, तो 4 हमने ड्रॉ, 4 हैं नॉमिनेशंस के, 10, 20, 5 और 100 के, हर एक के 4 नोट्स थे। अब कोई मेड सर्वेंट है, उन्होंने उसमें से 2 नोट्स निकाल लिए, तो अब कोई भी 2 नोट निकाल लिए। क्या आफ्टर दैट द मैन टेक्स आउट 2 नोट्स एट रैंडम फ्रॉम द पर्स एंड फाइंड्स दैट द अमाउंट इज ₹200, मतलब दोनों नोट कौन से होंगे? 100 के। What is the probability that an amount of ₹200 was stolen by the maid servant? तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का देखो मतलब क्या हुआ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब जो मेड सर्वेंट है, शी टुक आउट 2 नोट्स, और वो 200 अमाउंट बनने के लिए क्या पूछा गया कि वो दोनों नोट एक्चुअली 100 क्यों। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सोचो ये क्वेश्चन पता है कैसे का बना? जैसा हमने कभी करा था कि 1 स्पेड इज लॉस्ट,
एंड अनदर कार्ड इज ड्रॉन इट इज फाउंड टू बी स्पेड, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि पिछले वाला स्पेड था। वैसे अब आप सोचो कि देयर वर 400 नोट्स, 2 नोट्स आर ड्रॉन एंड दे आर फाउंड टू बी 100 रुपी नोट्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पीछे पहले निकल गए हैं वो भी 100 रुपी नोट्स थे। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का सेंस नोटिस करो तो एग्जैक्टली वो था। तो अब या तो मेड ने 200 नहीं निकाले और बाद में 200 के नोट निकल आए, मतलब 200 निकल आए, या फिर मेड ने 200 के नोट निकाले और बाद में उसके बाद अमाउंट 200 आ गई। टोटल 400 रुपीज़, मतलब 100 के 4 नोट थे। तो अब इसको देखते हैं डिनोमिनेटर को। ऊपर सिंपली था कि मेड ने 200 के दो नोट निकाले और बाद में 200 निकल आए। तो अगर मेड टुक आउट 2 नोट्स और वो 100 वाले दोनों नोट नहीं थे, तो कुछ भी और करा, तो इसके अलावा कोई भी अगर और काम करा तो इट वॉज वैलिड। तो सिंपली या चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। मेड टुक आउट 200 रुपी नोट्स, टोटल नोट्स कितने थे 4 सभी के, तो 16 नोट्स हो गए। तो अगर बिना किसी कंडीशन के काम करा तो सिंपली वो हो गया 16C4, और हमें 200 रुपी नोट 16C2 निकालने थे और यहाँ पे 4C2। उसके बाद अब मेड के नोट निकालने के बाद द मैन टुक आउट 2 नोट्स, अब 2 नोट्स निकाले जाए और वो भी 100 के 2 नोट्स हों, तो वो क्या बनी सिंपली 2C2 अपॉन 2 ही नोट्स बचे 100 के और टोटल नोट्स कितने बचे थे 14C2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली कोई 2 नोट निकाले जो कि 100 के 2 नोट्स नहीं होने चाहिए, 100 का 1 नोट हो सकता था। तो एक्चुअली यहाँ पे 1 माइनस 4C2 अपॉन 16C2 आ जाता, इनटू सिंपली जो 2 नोट्स निकाले वो 100 रुपी के नहीं थे। या तो केसेस बनाते कि 2 नोट्स निकाले उनमें से एक भी 100 का नहीं है, या फिर एक 100 का निकाला एक और निकाला, उसको ये एक साथ ही कर ले रहा डील, मल्टीप्लाइड बाय सिंपली उसके बाद सेम था 2। अब लेकिन नहीं, पर इसमें इसके बाद हम ब्लॉक हो जाते इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे इस वाले को ब्रेक हमें केसेस से ही करना पड़ता। अब जो 2 नोट्स निकाले वो तो या तो दोनों 100 के ना होते, वो नोट्स कितने थे एक्चुअली, वो थे सिंपली उसके अलावा थे देवर 12, तो 12C2 अपॉन 16C2। उसके बाद हमने 2 नोट्स निकाले और वो 100 के 2 नोट्स निकलने चाहिए, तो वो अब 400 के नोट्स हैं अपॉन 16C2, या फिर 12C1 इंटू 4C1 अपॉन 16C2 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने अब की बार एक 100 का नोट निकाल दिया इसलिए 3C2 अपॉन 14C2। दिस प्लस दिस ये आता कंप्लीटली डिनोमिनेटर में और इसका ये वाला पार्ट आ जाता न्यूमरेटर में। तो ये क्वेश्चन में ये वाला पार्ट भी बना, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा हो गया। पर सेंस क्या था एग्जैक्टली लैंग्वेज को देखो मैंने कैसे देखा और जो बोला गया उसको तोड़ा कैसे। तो काम का सवाल था, अच्छा था। स्कूल के लेवल से ही सारे क्वेश्चन जो हम लोग आम बुक्स में देखे गए उन सबसे बेटर थे, पर हम लोग उनसे बेटर काम ही कर रहे हैं तो हमें आना चाहिए था। ये क्वेश्चन स्कूल के लेवल पे नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए इसका सेंस एक बार देखते हैं और फिर इसकी डिस्कशन करते हैं। पर एक बार पहले इसका सेंस नोटिस करो। हमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, अच्छा क्वेश्चन था। हमें गिवन था कि अ बैग कंटेन्स P वाइट एंड Q रेड बॉल्स। हमने M बॉल्स ड्रॉ करी 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या प्रोबेबिलिटी दैट द जो mth बॉल हो वो हमें चाहिए कि रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने प्रूव करनी थी कि ये है। तो एक्चुअली अगर नोटिस करो तो उसमें केसेस बनते। अगर हमें mth बॉल अगर रेड चाहिए तो उससे पहले वाली जो M-1 बॉल्स हैं उस पर हम केसेस बनाते। या तो M-1 बॉल्स में क्या होता कि पहले कोई रेड ना निकलती, उसके बाद mth बॉल रेड निकल आती, या फिर पहले की M-1 बॉल्स में 1 रेड निकल आती, उसके बाद mth बॉल रेड निकल आती, या फिर पहले की M-1 बॉल्स में 2 रेड निकल आती और उसके बाद फिर से एक रेड निकल आती, या फिर M-1 बॉल्स पहले M-1 बॉल्स में M-1 की M-1 रेड आ जाती और उसके बाद mth बॉल भी रेड आ जाती। तो एक्चुअली ये क्या बनता, टोटल बॉल्स कितनी थी P प्लस Q, तो ये P प्लस Q C M-1 नीचे और ऊपर पहले हम लोगों ने इसमें रेड कितनी निकाली, सिंपली हमने ऊपर रेड कितनी निकालनी थी पहले केस में, हमने P थी इस केस में P वाइट थी, तो हमने वाइट बॉल्स निकाली M-1, टोटल बॉल्स में से M-1। उसके बाद अब एक जो mth बॉल निकालनी है वो रेड निकालनी है, वो बनता QC1 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी बनी, बची कितनी दिस माइनस दिस। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है P प्लस Q माइनस M+1 C1, mth बॉल अब मैंने रेड निकाली।
या फिर पहले की m-1 बॉल्स में 1 रेड निकाली, बाकी m-2 बॉल्स वाइट निकाली अपॉन दिस इंटू q-1 C1 अपॉन दिस एंड सो ऑन। तो ये बहुत लंबी कहानी बनी। तो इन सब इस पूरी लंबी कहानी में एक बात नोटिस करो कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो क्या बना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, स्कूल में, बोर्ड्स में, IIT मेंस में भी नहीं आएगा, तो उसके लिए वरिड मत होना, पर इसका सेंस नोटिस करो, था स्कूल की बुक का ही। डिनोमिनेटर क्या बना, p प्लस क्यू सी m-1 मल्टीप्लाइड बाय p प्लस क्यू माइनस m+1 C1, और न्यूमरेटर में मान लो कि जो पहले के m-1 ड्रॉज हैं, उसमें मान लो हमने k निकाली, k बॉल्स हमने निकाली जो कि रेड हैं, और जो बची कितनी k बॉल्स मैंने रेड निकालनी, तो बन जाता QC k, और बाकी p में से बची हुई बॉल्स निकाली विच वॉज m-1 माइनस k। अब इस केस में क्या हमें समझ में आता है, न्यूमरेटर को नोटिस करो कि इसी का हमने समेशन करना है k इज इक्वल टू 0 से लेके m-1 तक। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, इसमें न्यूमरेटर में सिंपली यही तो केसेस बनते जा रहे हैं। जब मैं k को 0 डाल लूंगा तो QC 0 सिंपली PC m-1 आ गया, ये देखो, और साथ में इंटू ये इसके बाद वाला है ही है, उसके बाद QC सिंपली, उसके बाद Q माइनस हमने ये निकाल दी तो Q माइनस K C1 अपॉन, साथ में वो, खैर मैंने दूसरे वाले पार्ट को यहाँ लिख दिया, साथ में Q माइनस K C1 भी ऊपर आना था। तो पहले हमने, ये पहला पार्ट है सॉर्ट ऑफ इसका, और उसके बाद हमने ये करा। जो बच्चे केवल स्कूल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो उसको छोड़ दें, इसके लिए वरिड ना हो, पर लेकिन इसका सेंस नोटिस करना। एक्चुअली मुझे अब ये सॉल्व करना है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो तो नोटिस करो कि कांस्टेंट है। सारी गेम क्या थी, इस ऊपर वाले समीशन को सॉल्व करना। तो कैसे करूं, बाइनोमियल का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको अब जरा देखते हैं। न्यूमरेटर वाली टर्म क्या थी, QC के PC m-1 माइनस के और Q माइनस के C1। डायरेक्टली देखो समझ नहीं आ रहा, तो QC के एक्चुअली क्या होता है, सिंपली Q फैक्टोरियल अपॉन Q माइनस K का फैक्टोरियल इंटू K फैक्टोरियल। इसको लिखे रहने देते हैं, PC m-1 माइनस के, इसको बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट टर्म क्या है, Q माइनस के, तो हमें Q माइनस के C1 कितना हुआ, Q माइनस के। डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखे रहने, तो जैसे ही लिखा हुआ है ना सेम लिखा हुआ। तो अब ये Q माइनस के कैंसिल हो गया, यहाँ पे फैक्टोरियल से कैंसिल होके Q माइनस ये कैंसिल होके यहाँ पे Q माइनस के -1 आ गया। अब ये Q माइनस के -1 आया, तो क्या हमें समझ में आता है कि एक तरह से ये Q -1 माइनस के लिखा हुआ है। तो इसके न्यूमरेटर में अगर मैं क्या करूँ कि अगर मैं इस Q फैक्टोरियल को ब्रेक कर लूँ Q इंटू फैक्टोरियल Q -1, तो क्या हमें समझ में आता है कि ये एक तरह से अपना एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया एक्चुअली, ये बन गया Q अपॉन इंटू सिंपली इसको देखना, ये बन गया Q -1 CK। Q -1 CK क्या होता, फैक्टोरियल Q -1 अपॉन फैक्टोरियल K इंटू फैक्टोरियल Q -1 माइनस K, वही बना हुआ है ये। तो ये Q इंटू Q -1 CK बन गया, और साथ में ये लिखा हुआ है PC m-1 माइनस K होल डिवाइडेड बाय। अब इस बची हुई टर्म को देखो, इस बची हुई टर्म को अगर नोटिस करो तो ये P प्लस क्यू सी m-1, इसको नोटिस, इसको ब्रेक करते हैं ज़रा। ये क्या बना, P प्लस फैक्टोरियल P प्लस क्यू अपॉन फैक्टोरियल P प्लस क्यू माइनस m+1 और साथ में फैक्टोरियल ऑफ सिंपली दिस टर्म वुड बी अब देखो सारी अंडरस्टैंडिंग यहां पे थी। जो ये अब सिंपली Q -1 CK इंटू P C m-1 माइनस K था, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। और ये उसी मतलब बिल्कुल ये रेगुलर उसके लिए बोर्ड्स के लिए नहीं है, मेंस के लिए नहीं है, पर देखो ये अंडरस्टैंडिंग हम जानते थे। देखो कैसे, Q -1 CK P C m-1 माइनस K अगर याद करो तो Q -1 CK कैसे आता है, किसी ने 1 प्लस एक्स की पावर Q -1 लिया और उसमें x की पावर k के कोफिशिएंट को लिया, और ये 1 प्लस किसी ने 1 प्लस एक्स की पावर p को लिया और उसमें x की पावर m-1 माइनस k को लिया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमें समझ में आता है कि किसी ने 1 प्लस एक्स की पावर p प्लस Q -1 में इन दोनों को ऐड करो, k और m-1 माइनस k को,
इसमें x की पावर m-1 का कोफिशिएंट है जो हमसे निकलवाया गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और 1 प्लस एक्स की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 में x की पावर m-1 का कोफिशिएंट क्या होता, p प्लस क्यू माइनस 1 c m-1। तो हमने सिंपली एक्चुअली इस न्यूमरेटर का, यहाँ डिनोमिनेटर लिखा हुआ है so उसकी अभी टेंशन नहीं है, वो था p प्लस क्यू माइनस m प्लस 1। इसको भी देखते हैं। तो जो ये न्यूमरेटर था ये बन जाता q इंटू सिंपली p प्लस क्यू माइनस वन c m-1 होल डिवाइडेड बाय, अब इस डिनोमिनेटर को देखो तो एक को p प्लस क्यू माइनस m प्लस 1 और p प्लस क्यू माइनस m प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, तो एक बचा यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, ये p प्लस क्यू माइनस m बच गया, एक्चुअली ये बच गया यहाँ पे सिंपली एक कैंसिल होने के बाद। तो अगर मैं इसको p प्लस क्यू माइनस 1 पढ़ लूँ और यहाँ पे भी अगर माइनस 1 अगर कर लूँ, प्लस 1 अगर कर लूँ, तो अब ये सेम क्या बन गया। अब इसको नोटिस करना, इसमें से एक p प्लस क्यू अगर मैं बाहर अगर निकाल दूँ जैसे हमने पहले करा था, तो एक्चुअली ये बन जाता p प्लस क्यू माइनस 1 c m-1 जो कि न्यूमरेटर बना हुआ है। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते और ये बन गया जो हमारा जवाब बन जाता। पर ये क्वेश्चन का सेंस हमने पहले ही सुना कि ये मेंस के लिए नहीं था। तो इस क्वेश्चन में क्यों मैंने बोला कि ये मेंस के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअली बाइनोमियल की लेयरिंग बहुत ज़बरदस्त आ गई। तो ये उसका ही हो पाता जिसने बाइनोमियल का जो कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट है वो बहुत थॉरोली करा हुआ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन की एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये तभी बन पाता अगर हम इसको कंप्लीटली डील करते विद अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कई बच्चे इसको यहाँ ले जाके फंसा लेते। जब ये क्यू सी के इंटू पी सी एम माइनस 1 माइनस के है ना, इन दोनों का सबमिशन करना वॉज द मेन टास्क। पता है कैसे का क्वेश्चन था जो न्यूमरेटर था, कभी हमने देखा होगा 10c0 इंटू 20c5 प्लस 10c1 इंटू 20c4, ऐसे लास्ट में 10c5 इंटू 20c0। ये सिंपली एक्चुअली क्या बना, 1 प्लस एक्स की पावर 30 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, ये बराबर था 30c5 के। मैंने बिल्कुल इस अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे यूज़ करा है। तो इस क्वेश्चन का सेंस एक्चुअली ये था, जो हमने ये वाला काम करा ना वो ये था। तो अगर अभी हमने ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करी कोफिशिएंट्स की तो ये नहीं होना था हमसे, पर लेकिन इंटरेस्टिंग था। ऐसे ही नेक्स्ट में हमें कहा गया अ बॉक्स कंटेन्स n कॉइन्स ऑफ विच m आर फेयर एंड द रेस्ट आर बायस्ड। मतलब n माइनस m कैसे थे, बायस्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ बायस्ड कॉइन इज टॉस्ड इज 2/3, अदरवाइज तो 1/2 होती है। अ कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एंड टॉस्ड ट्वाइस, द फर्स्ट टाइम इट शोज अ हेड, सेकेंड टाइम इट शोज अ टेल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेयर कॉइन है। तो अभी हमें आती थी लैंग्वेज, क्या निकालनी प्रोबेबिलिटी फेयर कॉइन है जब पहली बार हेड आया सेकंड बार टेल आया। तो हम उसको ब्रेक कर लेते, फेयर कॉइन है एंड पहली बार हेड आए सेकंड बार टेल आए, और नीचे पहली बार हेड आए सेकंड बार टेल आए। तो यहाँ तो फेयर आए ऐसा हो या फिर बायस्ड हो और ऐसा हो जाए, उसको ब्रेक कर लेते। फेयर कॉइन है और उसके बाद फिर पहली बार हेड सेकंड बार टेल आ जाए जब फेयर कॉइन है, या फिर बायस्ड कॉइन है और फर्स्ट टाइम हेड आ जाए एंड सेकंड टाइम टेल आ जाए जब बायस्ड कॉइन है। अब कॉइन हमें देने की सिंपली हमें n कॉइन्स गिवन थे, उसमें से m फेयर थे, तो फेयर कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी m बाय कैपिटल N। अब इसमें सिंपली हमें अब फर्स्ट टाइम हमें हेड चाहिए, सेकंड टाइम हमें टेल चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहली बार हेड आने की 1/2, सेकंड बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, या फिर फेयर ना हो n माइनस m अपॉन कैपिटल N, और पहली बारी में हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 के मैंने, सेकंड बारी टेल आ जाए। और इसमें से इस वाले पार्ट को हमने न्यूमरेटर में भी लिख देना था। तो देखो इसमें m n इन्वॉल्व हो गए, तो लगता है कुछ हमने अलग करना था पर नहीं करना था। वही अंडरस्टैंडिंग है जो हमने पहले बनाई हुई है। नेक्स्ट था कि फॉर अ स्टूडेंट टू क्वालिफाई ही मस्ट पास एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 3 एग्जाम्स। तो अगर उसके पहले एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर p है, तो इफ़ ही फेल्स इन वन ऑफ द एग्जामिनेशंस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज p/2, otherwise it remains the same, otherwise it is p. Find the probability that he will qualify. तो कैसे करता क्वालिफाई, या तो पहला भी एग्जाम पास, या सेकंड भी पास और थर्ड भी पास, या फिर पास फेल, मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स तो पास होना चाहिए, या फिर फेल हो जाए फिर पास हो जाए फिर पास, या फिर पास फेल पास। तो इसको बारी बारी बनाते हैं। पहला है पहले एग्जाम को पास करें, उसकी प्रोबेबिलिटी p। अब पहला पास होने के बाद सेकंड के पास होने की प्रोबेबिलिटीज अगेन p,
और थर्ड वाला वो फेल हो जाए विच इज 1 माइनस बी। इस केस में अब उसके पहले एग्जाम के पास होने की प्रोबेबिलिटी P, सेकंड वाला पास P, थर्ड वाला पास P। इस केस में पहली बार में वो फेल हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी वाज 1 माइनस P। अब पहली बार फेल होने के बाद उसके सेकंड वाले में पास होने की प्रोबेबिलिटी P/2 है। अब सेकंड वाला क्योंकि पास कर गया तो थर्ड वाला पास करने की प्रोबेबिलिटी अब फिर से P बन गई, क्योंकि पिछले वाला उसने पास करा, ये बनता। अब इस केस में पहला एग्जाम वो पास कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी P थी, सेकंड वाला वो फेल हो जाए विच वाज 1 माइनस P, थर्ड वाला वो पास हो जाए, इट वाज सिंपली P/2। क्यों हुआ P/2? क्योंकि सेकंड वाला उसने फेल करा, तो अब नेक्स्ट एग्जाम में उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी वाज सिंपली P/2, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हम इन चारों को बस ऐड कर देते हैं, तो ये बनता अपना कंप्लीट आंसर। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पर बस हमने राइट तरीके से लैंग्वेज को तोड़ना था। तो दिस ब्रिंग्स अस एक्चुअली टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस कंप्लीट असाइनमेंट। इट वाज अ गुड असाइनमेंट, पर हर क्वेश्चन के डिस्कशन में नोटिस करो कि मैंने कुछ नया नहीं बताया, जो जो बताया हमें सब पता था। तो बस हमें उसको बोलना, अपने आप बोलना, नई लैंग्वेज को देख के पैनिक ना करना सीखना है, और इस बात के लिए रेडी होना है कि वो हमसे किसी भी एग्जाम में जो बातें हमें पता हैं उनके पास कोई नई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। हमें लगता है कुछ और है ऐसा जो कि उनको पता है, हमें नहीं पता, किसी और को पता होगा। कहीं कोई बच्चा कहीं बैठा है कि कहीं और जगह पे बैठ के तैयारी कर रहा है तो उसकी ज़्यादा अलग तैयारी, या ये मतलब सो मेनी काइंड ऑफ बायसेस कि मेरा NTSC नहीं क्लियर था, मेरा ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर था, उसका ओलंपियाड भी क्लियर है, तो मैं कुछ अलग नहीं सोच पाऊंगा। ये उस तरह की बेवकूफ़ी में नहीं पढ़ते होते। जो हमारी समझ है वही किसी और की समझ है, उसको उस राइट मोमेंट पे राइट अंडरस्टैंडिंग मिली तो वो तब राइट कर गया, हमें अब मिल रही है, अब ऑनवर्ड्स हम उसको पीछे छोड़ेंगे। तो बिल्कुल उस जोन में जाना चाहिए कि हमें अब आता है। अब देखो मतलब मैंने आई हैव सीन सो मेनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस से ज़्यादा काम करती है आपका हार्डवर्क। इंटेलिजेंस का रोल क्या है? आपको इनिशियल एक इनिशियल पुश मिल जाता है कि मुझे बात तेज समझ में आ गई। दूसरा बच्चा अगर मान लो उसी बात को थोड़ा घिस के तैयार कर लेता है, तो अल्टीमेटली जब एक बात दोनों लोगों को समझ में आ गई तो अब दोनों बराबर हैं। मान लो किसी ने ABCD सीखनी शुरू करी, किसी ने उसको 2 दिन में सीख लिया, किसी ने उसको 15 दिन लगा के सीखा। जब दोनों को आ गई उसके बाद ABCD है, तो आफ्टर दैट द अल्फाबेट्स आर सेम टू बोथ ऑफ देम। तो उस अंडरस्टैंडिंग को हम बाद में कैसे यूज़ करते हैं वो काम की बात है। तो इसलिए अब जब हमें बिल्कुल जड़ से बात समझ में आती है तो प्रोबेबिलिटी गलत नहीं करनी, प्रोबेबिलिटी हमारी कंपटीशन की रेडी होनी चाहिए।